सभी बंधुओं को नमस्कार। और आज हम लोग प्रथम क्लास, आप इसको द्वितीय क्लास भी कह सकती हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने सिलेबस को समझा था, जिसमें फर्स्ट और सेकंड यूनिट के सिलेबस को समझा था, जिसमें था वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय और वैदिक साहित्य का विशिष्ट परिचय। इन दोनों के बारे में समझा था। आज थोड़े से पढ़ने से पहले मैं 2 मिनट आप लोगों के जो कल के कमेंट आए थे उनका मैं जवाब दे देता हूँ। पहला तो यही आप सबका कमेंट अधिकतर था कि इसका नोट्स ये आप कहाँ देने वाले हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको इसके लिए मेरा GN शास्त्री प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना है। उसमें ऐप में एक UGC नेट बैच के लिए बैच दिखेगा आपको, ठीक है। उस बैच पर आप जब देखेंगे फ्री कंटेंट, ठीक है, वो पैसे इत्यादि लिखा होगा, उस पर आप देखेंगे फ्री कंटेंट, तो वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ उसमें आएगा स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल बाद प्रत्येक यूनिट का उसमें जब नोट्स पर आप जाएंगे तो नोट्स उसमें फ्री रहेगा, तो आप उसमें नोट्स ओपन कर पाएंगे और लिख पाएंगे, आराम से पढ़ पाएंगे। और अभी कुछ यूनिटों का आप उसका डाउनलोड भी कर पाएंगे, लेक्चर नोट्स। बाकी आप बाद में फिर वो कई यूनिटों का वो तब भी मैं सोच आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन रखूँगा। लेकिन फिलहाल आपको वहाँ इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पर भी शेयर डायरेक्ट PDF कर सकता हूँ, बट इसलिए कि यहाँ व्यवस्थित नहीं रहेगा। और यहाँ मैं आज ये PDF दे रहा, कल वो दे रहा, तो यहाँ यूनिट वाइज व्यवस्थित नहीं रहेगा। वहाँ आपको यूनिट वाइज व्यवस्थित नोट्स मिल जाएगा। बाकी उसमें आपको लेक्चर्स भी दिखेंगे, वो लेक्चर्स वहाँ ओपन नहीं होंगे आपसे, क्योंकि वो बैच वालों के लिए हैं। और बैच इसलिए मुझे इसका भी आरंभ करना पड़ रहा है, कारण ये है कि कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं फ्री यहाँ पढ़ाऊँगा। और फ्री देखिए यहाँ पढ़ाऊँगा ये तो है ही, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा यहाँ भी। और चूँकि आप देख रहे हैं इतना छोटा तो सिलेबस है नहीं कि 10-12 दिन में 15 दिन में हो जाए। आराम से 2-3 महीने और 4 महीने तक आराम से, इसमें 4 महीने तक लगेगा सिलेबस कराने में, यदि बहुत अच्छे से कराने हैं। जैसे आज से मैं पढ़ाऊँगा इसी तरीके से कराना है तो समय तो लगेगा, तो आराम से अपलोड करते जाऊँगा। हाँ, जिसको ज्वाइन करना है उनकी बात अलग है, वो मुझसे बात कर सकती हैं जिन्हें विश्वास नहीं है। बाकी मैं यहाँ आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, ये लेक्चर दे रहा हूँ, नोट्स भी अभी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ एकदम फ्री, तो आप एकदम इसको देखिए। बस इसका एक ही शुल्क है। हालांकि आज से 6 महीने बाद, हो सकता है साल भर बाद ये पेड वगैरह हो जाए बैच, अभी नहीं है, पर अगले 6 महीने तक तो मैं ये पेड नहीं करूँगा। आपको यूट्यूब पर वीडियो ये आराम से अवेलेबल रहने वाले हैं, आप आराम से देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। चूँकि डर इसलिए भी लग रहा है लोगों को कि मैं पहले मेरे बैचेस बहुत महंगे हैं, चूँकि क्वालिटी लगती है और पढ़ाने में मैं थोड़ा सा बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ। मैं सामान्य हर टीचर जैसे नहीं हूँ, ये हर टीचर जैसे, वैसे सभी टीचर महान हैं, पर मैं कुछ भी नहीं पढ़ाता हूँ। मैं पहले ये रिसर्च करता हूँ, स्टडी करता हूँ, पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे से मेहनत करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, तभी लाता हूँ। चलिए, नोट्स कहाँ मिलेगा ये हो गया डाउट। लेक्चर्स कितने बजे अपलोड होगा ये आप लोग कहेंगे। रोज़ आपको सुबह 10 बजे से पहले ही अपलोड हो जाएगा। मतलब 10 बजे तक अंतिम सीमा रखा है मैंने। मैं 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक अपलोड कर दूँगा। रोज़ लगभग एक लेक्चर तो मिलेगा ही, हो सकता है कभी मैं 2 लेक्चर भी अपलोड कर दूँ। एक लेक्चर आपको पर डे मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। दूसरा कि आप डाउट कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में आपको कोशिश करूँगा, अभी तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगले कुछ दिन में मैं लाइव कर दूंगा एक दिन, जिसमें आप डायरेक्ट आपसे मुझसे क्वेश्चन भी पूछ पाएंगे। तो गूगल मीट पर या मेरे ऐप पर ही मैं अधिकतर करने का सोच रहा हूँ। ऐप पर मैंने एक ग्रुप भी बना दिया है आप सभी के लिए, उसमें सभी विद्यार्थियों को जोड़ दिया है। उसका मूल कारण यह है कि मुझे जो महत्वपूर्ण सूचना आप तक पहुँचानी है वो, और आपको भी, हम आपसे भी मैं यदि बात करना चाह रहा हूँ तो उसमें मैं ऑफ और ऑन कर सकता हूँ कि आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकें। तो आप ऐप में कर लीजिएगा। ऐप में धीरे धीरे आप लोग जुड़े रहेंगे तो मुझसे क्या रहेगा, सीधा संपर्क बना रहेगा। सोशल मीडिया पर क्या है, कुछ अपलोड कर दिया फिर मिला नहीं मिला, ये सब थोड़ा सा सोशल मीडिया का ऐप से व्यवस्थित चीज़ें नहीं है। इसलिए आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, या तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तीनों काम आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी मैं नोट्स देने का प्रयास करूँगा, वहाँ मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो ये हो गया नोट्स का बात। अब ज़्यादा संवाद नहीं करते हैं, 3-4 मिनट हो गया है।
मैं ज़्यादा वार्तालाप पर भरोसा नहीं रखता हूँ। हाँ, पढ़ाने के दौरान वार्तालाप पर भरोसा रखता हूँ, ऐसा कि पढ़ाने के दौरान थोड़ा बहुत जो मुझे यहाँ वहाँ की बातें बतानी होगी, इसलिए कि विषय में सरलीकरण किया जा सके, इसलिए कि विषय को उपमाओं के माध्यम से सरलीकृत करके आपको बेहतर ढंग से समझाया जा सके, इसलिए मैं थोड़ी बहुत इधर उधर के एग्जाम्पल्स लूँगा, वही बातें होगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग आरंभ करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था वैदिक साहित्य, ठीक है, और वैदिक साहित्य में बताया था मैंने कि वैदिक काल की जो अधिकांश स्वीकृत मत है 1500 से 500 ईसा पूर्व तक चला है, ये वैदिक काल का अधिकांश स्वीकृत मत है। इस बात को बहुत डिटेल्स में समझना है तो आपको कल का लेक्चर देखना पड़ेगा, वरना इसको एक करके भी आप समझ जाएंगे ये बात। वैदिक काल अधिकांशतः स्वीकृत मत यही है कि 1500 से 500 ईसा पूर्व तक है। वैसे तो 1200 से 1500 ये वेबर कहते हैं, लेकिन ये एक सामान्यतः जब अध्ययन कराया जाता है तो यही एक हम लोग रखते हैं कि इसके आसपास वैदिक साहित्य का विकास हुआ है, और यही एक टाइम समझ में आता है लोगों को, अधिकांश मत यही स्वीकृत है। अब क्या हुआ इस 1000 साल के मध्य में, है ना, इस 1000 साल के मध्य में जितने भी साहित्यिक ग्रंथ, जितने भी ग्रंथ लिखे गए उन्हें वैदिक वाग्मय कहा गया, यानी कि उपरोक्त काल में लिखी गई ग्रंथ ही वैदिक वाग्मय कहलाई। तो आपसे कोई कभी कहेगा वैदिक वाग्मय क्या है, वैदिक साहित्य क्या है, तो वह सभी ग्रंथ जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य में लिखे गए। अब इस समय जो ग्रंथों में भाषा लिखी गई वो भाषा भी वैदिक संस्कृत कहलाई। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में अंतर है, जो कि भाषा विज्ञान में मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको। एक उदाहरण बता देता हूं, कल भी बताया था ये उदाहरण मैंने, कि यहाँ संधि का प्रयोग ऐच्छिक नहीं रहा, जबकि वहां संधि का प्रयोग ऐच्छिक था। यहाँ आत्मनेय पद और परस्मयी पद के रूप अलग अलग हो गए, लेकिन वहां आत्मनेय पद और परस्मयी पद का भिन्न भिन्न सूत्र और विधान नहीं था। ऐसी कई सारी विशेषताएं हैं, चूंकि हम यूपीएससी में भी जब पढ़ाते हैं तो ये काफी बहुत विस्तृत रूप में ये पढ़ाना होता है, क्योंकि वहाँ टॉपिक्स ही लगा है, वैदिक साहित्य की विशेषताएं, लौकिक साहित्य की विशेषताएं, ऐसे। तो यहाँ मैंने बताया वैदिक संस्कृत, इन ग्रंथों में जो प्रयोग की गई 1500 से 500 ईसा पूर्व के मध्य में, उसमें वैदिक संस्कृत प्रयोग की गई। वैदिक संस्कृत की विशेषताएं हैं इसमें। अब देखो तो सर इस युग में कितने चीजों का विकास हुआ, तो मूलतः इसमें 4 चीजों का युग विकास हुआ। अब आपसे पूछे वैदिक साहित्य में या वैदिक वाग्मय में आता क्या है, तो आपको कहना है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। एक कल का ही लेक्चर है, उसी को 5 मिनट में रिवीजन करा रहा हूँ, आगे तुरंत चल दूंगा। इसलिए चूंकि मैंने नोट्स कल आपको नहीं बताया था, जो मैंने समझाया था उसका नोट्स यही बना हुआ था। मैं कह रहा था पीपीटी बनाया है, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा था। वेद में क्या लिखा है, तो इसमें क्या हुआ कि वेद इस 1500 ईस्वी में, ईसा पूर्व 1500 यानी कि 1000 साल में क्या विकास हुआ वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कि 1000 साल में क्या विकास हुआ 1500 से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक, ध्यान रखना ईसा पूर्व तक क्या विकास किया। तो वेद का विकास हुआ, सबसे पहले वेदों का विकास हुआ, जिसमें क्या किया गया, क्या लिखा है वेदों में। अब देखो भाई, कई लोग मेरी बातों को बुरा मत मानना, मैं यथार्थवादी हूँ और जो मैं पढ़ता हूँ मैं वही बताता हूँ। वेद में क्या लिखा है, वेद में देखो एक तो ये लिखा है तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक स्थितियों के बारे में, यज्ञ इत्यादि प्रक्रियाओं के बारे में, ब्रह्म इत्यादि की चर्चा की गई है। तो इन सभी चीज़ों की चर्चा यहाँ पर की गई है। कहाँ पर की गई है, वेद में। सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति, ब्रह्म, यज्ञ इत्यादि, यानी कि आप ऐसा समझें कि उस समय के सभी चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया गया, और ऐसा कराने का प्रयास किया गया कि लोग वेद के आधार पर ही, वेद के नियमों के आधार पर ही अपनी सभी चीज़ों को संचालित करें। ऐसा एक अपेक्षा की गई लोगों से, जैसे आज आप लोगों से अपेक्षा की जाती है कि जो संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं उनको आप स्वीकारें, मौलिक अपने राष्ट्रगान का सम्मान करें, अपने राष्ट्रीय आंदोलन में जो योगदान देने वाले योगदान करता है, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या अन्य, इन सब भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस आदि, इन सभी के प्रति सम्मान रखें, ये आदि की बातें हैं। तो इस तरीके से जो आज हमारे मौलिक कर्तव्य की बात कॉन्स्टिट्यूशन करता है, संविधान करता है, वैसे ही वेद में जो लिखा गया सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और ब्रह्म से संबंधित स्थिति, ये भी प्रयास किया गया कि आप लोग स्वीकार करें। तो वेद में ये सब लिखा है। वेद में अब क्या है कि इसमें देवताओं की स्तुतियों का भी प्रावधान है, चिकित्सा का भी उल्लेख है। मैंने क्या कहा, सभी चीजों से संबंधित बातें वेद में उस समय लिखी गई।
अब देखो, इन्हीं वैदिक प्रक्रियाओं के आधार पर फिर वेदों को लोग समझना एक समय बाद आरंभ बंद कर दिए। मतलब बंद क्या कर दिए, देखो समझ ही नहीं पाते हैं लोग। हम लोगों को लगता है कि हमारी ये चीज़ हमेशा समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज जिस भाषा का प्रयोग हम आपसे संवाद के लिए कर रहे हैं ना, ये जरूरी नहीं है आज से 300 साल बाद कोई समझेगा मेरी भाषा। वो हो सकता है उसमें एक हिंदी में भी परिवर्तन आ जाए, क्योंकि परिवर्तन सदैव सदैव होता रहता है। यह भी आपको भाषा विज्ञान में पढ़ना है कि कैसे परिवर्तन होता है, ठीक है। कैसे वर्ण विकार होते हैं, कैसे वर्णों का नाश होता है, कैसे वर्णों का अर्थ में बल आ जाता है। इस प्रकार से बहुत सारी बातें होती हैं, वो हम लोग अध्ययन करेंगे। यहां देखते हैं तो वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, और ये ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के आधार पर ही लिखे गए। इसमें क्या किया गया, इसमें जैसे वेद का यज्ञ के बारे में मान लीजिए वेद में यदि वर्णन है तो उसी यज्ञ की प्रक्रिया को वेदों की व्याख्या किया गया। ब्राह्मण ग्रंथों में अधिक स्पष्टीकरण किया गया, जैसे कि यज्ञ क्रियाओं का वर्णन, पंच महायज्ञ का वर्णन, 10 पूर्णमासी यज्ञ का वर्णन। इस तरीके से ब्राह्मण ग्रंथों में क्या किया गया कि और व्याख्यायित किया गया, तात्कालिक समय के अनुसार लिखा गया। इसे कर्मकांड में रखते हैं, किसे, वेद और ब्राह्मण को। तो आपसे पूछ सकता है वैदिक साहित्य में कर्मकांड क्या है, वेद ब्राह्मण, और ज्ञान कांड क्या है, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, आरण्यकों में क्या किया गया, इसी वेद के जो बातें हैं इसके प्राण विद्या या ब्रह्म विद्या पर चर्चा किया गया, यानी कि इसके दार्शनिक पक्ष पर या फिर आध्यात्मिक पक्ष पर बल दिया गया। उपनिषद में भी इसी चीज को और आगे बढ़ाया गया। उपनिषदों की ही आरण्यक में जो होता था उसी ब्रह्म विद्या की जगह प्राण विद्या की जगह अब ब्रह्म विद्या की बहुत ज्यादा चर्चा होने लगी। और आध्यात्मिकता या दार्शनिक जो नियम थे, वेदों के यज्ञ के जो दार्शनिक पक्ष थे, ठीक है, उसे यहाँ उपनिषद में शामिल किया गया। जैसे व्याकरण की दार्शनिक पक्ष को फिर स्फोट इत्यादि के माध्यम से हम लोग वर्णित करने लगते हैं, वही बात यहाँ किया गया। तो ज्ञान कांड में आरण्यक और उपनिषद आते हैं, जो कि दार्शनिकता या ब्रह्म इत्यादि विद्या से संबंधित हैं। ब्रह्म विद्या क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ब्रह्म विद्या सीधा ये कि ऐसा मानना है इस संस्कृति का कि एक ब्रह्म नामक एक ऐसा कोई है, ऐसा तत्व है जिसके कारण ही जो वही ब्रह्म सत्य है केवल मात्र, और उसी से सृष्टि का सृजन हुआ है, उसी के माध्यम से ये सृष्टि संचालित है। ऐसा इस आरण्यक और उपनिषद संस्कृति का मानना है। आरण्यक और उपनिषद संस्कृति का ऐसा मानना है कि एक ऐसा तत्व है जिसका नाम ब्रह्म है, जिससे संसार निर्मित हुआ है, संसार चल रहा है, मनुष्य चल रहे हैं। और सामान्यतः मैं यदि आपको समझाऊं तो वस्तुतः बात कर रहे हैं आपके अंदर जो शरीर में चैतन्यता विद्यमान है, इसकी, इस एनर्जी की बात कर रहे हैं, वही ब्रह्म है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म सब में है, हर जगह है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीव ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। कैसे नहीं है भाई, क्योंकि हम में प्राण तत्व है और ब्रह्म भी प्राण तत्व का ही रूप है। जैसे हमारे घर में लाइट है और जो पावर हाउस में लाइट है, दोनों लाइट एक ही है ना, दोनों से करंट लगता है ना, तो बस सेम है कि पावर हाउस ब्रह्म है और जो हमारे घर की लाइट है ये हम है। तो यही जीव और ब्रह्म हो गया। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके बारे में और भी। तो वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, ये बातें मैं कल आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ा चुका था, इसलिए आगे चलता हूँ। अब क्या हो, लौकिक साहित्य फिर कब से स्टार्ट हुआ। लौकिक साहित्य क्या है, तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के अब तक, यानी कि 2024 तक जो कुछ चल रहा है ये लौकिक साहित्य चल रहा है। यानी कि जो आप संस्कृत पढ़ रहे हो वो कौन सी पढ़ रहे हो, लौकिक संस्कृत पढ़ रहे हो, वैदिक नहीं पढ़ रहे हो। क्योंकि वैदिक संस्कृत या वैदिक वाग्मय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहा। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहा, ये सामान्य सर्वस्वीकृत मत है, ध्यान रखिएगा। लौकिक साहित्य क्या रहा, 500 ईसा पूर्व के बाद से अब तक, 500 ईसा पूर्व से लेकर के अब तक का जो रहा ये क्या रहा, लौकिक साहित्य है। यानी कि वेदांग कहाँ आएगा, लौकिक साहित्य में। हालांकि आप ऐसे कुछ वेदांगों को आप देखेंगे कि ये जो जैसे निरुक्त हुआ इत्यादि हुआ, तो ये सभी 700-800 ईसा पूर्व में भी माने जाते हैं आरंभ हो चुके थे। लेकिन फिर भी देखिए एक पढ़ाई का, अध्ययन का एक व्यवस्थितीकरण तो करना ही पड़ेगा। इसलिए अधिकतर लोगों ने ये मान लिया कि 500 ईसा पूर्व के बाद भी जो आए हैं वो सब लौकिक ही रहा है, लौकिक साहित्य रहा है।
अब देखो वेदांग, वेदांग को आपको वैदिक वाग्मय में नहीं रख सकते हो, आप वेदांग को वैदिक वाग्मय में नहीं रखोगे। जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसी तरीके से ये लाइन याद करिएगा, ये मैंने कौटिल्य के अनुसार लिख दी है। 2024 में भी जो 30 अगस्त को पेपर हुआ है आपका, यही पूछा गया है कि कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य अनुसारेण वेदांग क्रमेण, तो इस तरीके से क्रम से लगाना था। तो शिक्षा कल्पो व्याकरणम, शिक्षा कल्पो व्याकरणम, निरुक्तम छंद ज्योतिषम, निरुक्तम छंद ज्योतिषम। ये बिंदी के बस मैंने स्वर इसलिए लगा है कि थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा लगे, बाकी ये बिंदी है नहीं यहाँ, और ये ना कोई लाइन है कहीं का, मैं नहीं बताया, बस क्रम से याद रखने को कि शिक्षा कल्प व्याकरण ये 3 क्रम से याद रखो, तो क्रम से लगाने को पूछा था चूंकि, ठीक है ना। अब तो शिक्षा कल्पो व्याकरणम, निरुक्तम छंद ज्योतिषम, अब याद कैसे होगा, बार बार पढ़ने से होगा भाई, ठीक है। शिक्षा कल्पो व्याकरणम, शिक्षा कल्प व्याकरणम, शिक्षा कल्पो व्याकरणम, निरुक्तम छंद ज्योतिषम, निरुक्तम छंद ज्योतिषम, निरुक्तम छंद ज्योतिषम। अब बार बार एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसलिए यही ये बात मैं समाप्त कर देता हूँ। वेदांग आपके सिलेबस में लगा हुआ है, आपने देखा होगा कल सिलेबस मैंने बताया था, वेदांग लगा हुआ है आपके सिलेबस में। क्या लगा हुआ है? वेदांग, उनके बारे में भी पढ़ाएंगे। प्रत्येक वेदांग की तुलना मानव के किसी न किसी अंग से की गई है, ऐसा पाणिनीय शिक्षा में उल्लेख है। कि शिक्षा क्या है मनुष्य के शरीर का, तो जैसी नासिका की भूमिका है, या घ्राण जो है, नासिका जैसे आप सूंघते हैं, ठीक है, रसनाग्राहियो गुणो रसा, ठीक है, तो नासिका जो है वो शिक्षा है। और एक 2018 में यूजीसी में क्वेश्चन पूछा गया कि नासिका क्या है, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है या निरुक्त है, तो आपको कहना पड़ेगा वहां कि शिक्षा घ्राण है, मनुष्य के शरीर की नासिका है, घ्राण है। कल्प क्या है? हाथ है हमारे, हाथ जो ये दिख रहे हैं, हस्त क्या है? कल्प है। अब कल्प में भी 4 चीजें आती हैं। कल्प जो एक वेद का अंग है, वेद का अंग क्या है, वेदांग क्या है? वेद चूंकि और समय बाद जब लौकिक साहित्य आया तो वेद को ही लोग नहीं समझ पा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि वेद को कैसे समझेंगे लोग। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद और ज्योतिष यदि ये बना दिए जाए, ये पढ़ लेंगे लोग, ये इनको बना दिया जाए, तो लोग वेदों को भी समझने में सक्षम हो पाएंगे। इसलिए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद और ज्योतिष की रचना हो गई। दूसरा, देखिए जब एक किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो वाग्मय हो, साहित्यिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, जब विकास होता है ना, तो उसका वर्गीकरण किया जाता है और एक स्पष्टीकरण कर दिया जाता है, क्योंकि उस विशेष क्षेत्र से संबंधित अध्ययन कर सके। जैसे शिक्षा में उच्चारण विधि इत्यादि से संबंधित बातों का अध्ययन किया गया। वहीं कल्प सूत्र में धर्म, कल्प, सुलभ, स्रोत से संबंधित बातें की गई। व्याकरण को बनाया गया क्योंकि एक अध्ययन किया जा सके। जैसे आप देखते हैं दांतों, मतलब आप देखेंगे ना, जैसे चरक संहिता में भी पढ़ेंगे तो उन्होंने, चरक ने जो आँखों की 26 प्रकार की रोगों की बात की है, कि आँखों में भी 26 प्रकार के रोग होते हैं। इस तरीके से तो क्या हुआ कि जैसे दांत का डॉक्टर देखते हैं आप, आंखों का डॉक्टर देखते हैं, कान का डॉक्टर देखते हैं, हर चीज़ के अलग अलग डॉक्टर क्यों आ गए हैं? क्योंकि उस क्षेत्र विशेष में वो बहुत अच्छे से विकास करना चाहते हैं। इसलिए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग क्यों हो गए? क्योंकि अब विकास को और आगे ले जाना था, वेदांग साहित्यिक विकास को और आगे ले जाना था, इसलिए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष को बनाया गया। अब देखो शिक्षा क्या है, नासिका है, शिक्षा क्या है, नासिका है, शिक्षा क्या है, घ्राण है। ये चूंकि ऐसा इसलिए पढ़ा रहा हूं चूंकि आपको यही पूछा जाएगा। और क्या है? शिक्षा का मूल उच्चारण विधि है। क्या है? उच्चारण विधि है। ध्यान रखना, शिक्षा का मूल उच्चारण विधि है। आपसे पूछेगा उच्चारण विधि किससे संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है। ये बात बहुत ही याद रखना। वर्ण, स्वर, ये सब आप कहाँ पढ़ते हो? इसी में पढ़ते हो ना, शिक्षा में, है ना। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। इस बार जो साम और संतान पर बहुत कंफ्यूजन रहा है ना, आप देख रहे हो। चलिए, तो यही बात है कि शिक्षा क्या है, उच्चारण विधि से संबंधित है, ये घ्राण है। इसके बाद तो बाद में ही पढ़ाएंगे आपको। कल्प क्या है? ये कल्प में हाथ है हमारे, इसमें धर्म, कल्प, सुलभ और स्रोत आता है। 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से उसने पूछा था धर्म किस वेदांग के अंतर्गत आता है, तो उदाहरण वहां आपको विकल्प दिया था शिक्षा, कल्प, निरुक्त या छंद। अब आप क्या कहोगे? आपको यदि पता है कि जो धर्म, कल्प,
शुल्ब सूत्र, धर्म सूत्र, कल्प सूत्र, शुल्ब सूत्र और श्रौत सूत्र ये कल्प के अंतर्गत आते हैं। अब ये क्या है ये मैं आगे जाकर के बहुत डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूँ। निरुक्त क्या है? निरुक्त है श्रोत्र, श्रोत्र कहा गया है, यानी कि श्रोत का मतलब क्या हुआ? कान। सुनते कहाँ से हो? कानों से। तो श्रोत्र, श्रुत क्या कहा गया है? निरुक्त को कहा गया है। मुख किसे कहा गया है? व्याकरण को कहा गया है। निर्वचन करना, प्रकृति और प्रत्यय की व्याख्या करना, ये किसका काम है? ये निरुक्त का काम है। किसका काम है? निरुक्त का काम है। इसी तरीके से छंद और ज्योतिष, छंद को पैर को छंद कहा गया है, मानवीय शरीर के पैर को छंद कहा गया है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से ज्योतिष, आंखों को ज्योतिष कहा गया है। ज्योतिष किसे कहा गया है? चक्षु को ज्योतिष कहा गया है। ये सामान्य रूप से मैंने बता दिया, बस ये याद कराना था मुझे, शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंद ज्योतिषम, और बताना था कि लौकिक साहित्य के अंतर्गत आएगा क्या ये। अब जैसे यूजीसी 2016 का एक क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ बताइए कि षड वेदांगेषु किम न गणयन्ति, 6 वेदांगों में किसे नहीं गिना जाता है। ये यूजीसी का क्वेश्चन है, मैं सब यूजीसी का ही लाऊंगा, बहुत अच्छे से पीवाईक्यू पर एनालिसिस करके ही आता हूँ मैं। देखिए भाई, बिना तैयारी के कभी कोई नहीं पढ़ाता हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत रिसर्च करता हूँ। मैंने संस्कृत ऑप्शनल में जब 18 महीने में नोट्स बनाया और उससे पहले ये 1 साल पढ़ा, तभी मैंने पढ़ना आरंभ किया था। चलिए, तो निरुक्त, छंद, कल्प और मीमांसा, आपको यदि याद है कि शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तो छंद ज्योतिषम, शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंद ज्योतिषम, तो आप ये भी बता पाएंगे कि इसमें भाई ये मीमांसा नहीं है। यही इसका सही विकल्प है, उत्तर है कि किसको नहीं गणना की जाती है, तो मीमांसा की नहीं की जाती, क्योंकि निरुक्त कल्प छंद तो है ही। ये हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। अब हम लोग देखने वाले हैं, अब हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इतना हम लोगों ने कल भी समझ लिया था वैसे, पर ये नोट्स सहित नहीं समझा था, इसलिए मैंने ये समझा दिया, और इसको आप आगे भी समझ सकते हैं। ये नोट्स आपको मिल जाएगा, ये लिख लीजिए आप, मैं मूल बातें लिख लीजिए। इसमें से क्वेश्चन ये क्या बनेंगे इससे? क्वेश्चन यही बनेगा कि वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है, तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। कर्मकांड से संबंधित क्या है, तो वेद और ब्राह्मण है। ज्ञानकांड से संबंधित है आरण्यक और उपनिषद है। यह भी पूछा जा सकता है कि आरण्य उपनिषदों में किस शिक्षा का वर्णन है? उच्चारण शिक्षा, दार्शनिक शिक्षा, कर्मकांडीय शिक्षा, चिकित्सीय शिक्षा। तो आपको कहना है दार्शनिक शिक्षा। इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कहेगा ब्राह्मण ग्रंथों में किस चीज का वर्णन है? दार्शनिक शिक्षा, कर्मकांडीय शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, या और भी कोई विकल्प बना सकते हैं। तो यहाँ आपको कहना पड़ेगा ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांडीय शिक्षा का वर्णन है। इस तरीके से बात करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। तो ये बनेगा क्वेश्चन। यहाँ क्या बनता है वेदांगों से भाई? मुख क्या है, पैर क्या है, कभी पूछता है पाद क्या है, कौन पाद किस वेदांग से संबंधित है? छंद, निरुक्त, ज्योतिष से। चक्षु किससे संबंधित है? ज्योतिष, निरुक्त या छंद से। ये सामान्य क्वेश्चन है। यदि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपके गलत होते हैं तब फिर प्रॉब्लम होगा। इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन बनेंगे, बाकी क्वेश्चनों की आगे श्रृंखला में लाऊंगा ही। अब देखो, आज की जो यूनिट है मूल रूप से इसी के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट है, जिसमें लिखा हुआ है वेदों का काल। सिलेबस में लिखा हुआ है वेदों का काल। यदि आपने देखा है सिलेबस तो बहुत ज़रूरी देखा होगा इस चीज़ को। यदि नहीं देखा है तो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ जा कर के 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। चलिए, यहाँ आप देख रहे हैं वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, वेदों का काल। अब इस यूनिट को करेंगे और आज कंप्लीट करेंगे। ए मैक्स मूलर, वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर, एम विंटरनेट्स और भारतीय परंपरागत विचार, इन सभी को कंप्लीट करेंगे। हो जाएगा आराम से, चिंता मत करिए, आप अध्ययन करिए। अब हम लोग वहीं पहुंचते हैं, ये आ गए हैं। देखिए, अब यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है वेदों के काल के बारे में। थोड़ी सी 5 मिनट की चर्चा करेंगे और फिर बढ़ते रहेंगे। देखो, वेदों का काल क्या जरूरत पड़ रहा भाई ये समय पता करने का? समझ पा रहे हो क्यों लगे हैं हम वेदों के काल के चक्कर में? क्यों ये सिलेबस में लगाया? हर चीज़ का एक कारण होता है। देखो, बिना सिलेबस में किसी कारण बिना नहीं लगाएगा। देखो, चूंकि वेद हमारे बहुत ही अच्छी भाषा में रही, भाषा की मतलब ये नहीं कि उसकी संस्कृत बहुत अच्छी रही, बहुत जटिल रही, बहुत वैसी रही, नहीं। लौकिक संस्कृत समृद्ध है वैदिक समृद्ध की अपेक्षा, यानी कि तार्किक है और प्रमाणिक है, वैज्ञानिक है लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत की अपेक्षा। इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं।
कुछ लोग ऐसी बातों को बुरा मान जाएंगे जो ज़्यादा वैदिक से प्रेम करते होंगे। देखिए, जो सत्यता है, यथार्थता है, जो भाषा विज्ञानी मानते हैं, मैं वही बात बोलूंगा। यथार्थवादी थोड़ी सी चुभेगी, लेकिन चूंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसे ही बोलेगा, जो सही होगा उसको सही बोलेगा, दूध को दूध पानी का पानी बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बताया कि लौकिक संस्कृत समृद्ध है पाणिनि के व्याकरण सूत्रों के कारण, और इन्होंने क्योंकि व्याकरणबद्ध है, वो पूर्व की संस्कृत व्याकरणबद्ध न होने के कारण थोड़ा सा अव्यवस्थित थी, या फिर ऐसा कहें कि इतनी व्यवस्थित नहीं थी जितनी लौकिक संस्कृत है। चलिए, उससे कोई मतलब नहीं है। वेदों के काल की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है भाई कि इतना अच्छा ग्रंथ जिसमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक सब कुछ परिस्थितियां सम्मिलित कर ली गई। प्राकृतिक तत्वों का, चाहे वो पृथ्वी हो, पृथ्वी सूक्त के माध्यम से अथर्ववेद में देखते हैं, तंत्र हो, मंत्र हो, विद्या हो, इन सभी के बारे में, पर्यावरणीय तत्व जैसे कि अग्नि हो, चाहे वो जल हो, अग्नि सूक्त के माध्यम से, वरुण सूक्त के माध्यम से, इतनी चीजों पर विचार किया गया। 63 मंत्र के पृथ्वी सूक्त में आप देख रहे हैं, विचार किया गया कि पृथ्वी के सभी तत्वों पर विचार किया गया, पृथ्वी के विभिन्न पक्षों पर बल किया गया, ये रिसर्च किया गया, शोध किया गया, सोचा गया, अनुसंधान किया गया। तो विचार यही आता है कि इतने कितने समय पहले किया गया भाई, इतना महान काम। आज तो हम केवल रील्स ही देख रहे हैं, खिसका रहे हैं बस दिन भर। समझ पा रहे हो? तो ये लोग केवल जप नहीं करते थे माला से, ये रिसर्च, शोध, अनुसंधान भी करते थे लोग। तो एक सामान्य जिज्ञासा आती है, कब किया गया मेरे भाई, कितना पहले किया गया होगा, इतना विकसित था, तो आज हम इतने क्यों नहीं हैं? ऐसा एक क्वेश्चन आता है, उसी के कारण इनके आया। अब दूसरी बात क्या रहा, चूंकि सबसे पहले हम लोगों ने अपने वेद इत्यादि के आधुनिक युग में जो शिक्षा की क्रांति लाने वाले रहे वो पाश्चात्य ही रहे, इसमें कोई प्रश्न की शंका नहीं है। आधुनिक काल में जो शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र में, शोध, रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र में आगे रहे वो पाश्चात्य ही रहे, ब्रिटेन, फ्रांस, यूके, इन सभी चीज़ों के। अब क्या है यहाँ, तो इन लोगों ने हमारे ग्रंथों का भी अध्ययन किया, ठीक है। अब इन्होंने हमारे ग्रंथों का जब अध्ययन किया तो इन्होंने उनका अनुमान भी लगाया कि ये कब के हैं। चूंकि इन्हें मिला नहीं तो इन्होंने अनुमान लगाया। फिर इनके अध्ययन के बाद, या इनके अध्ययन के पहले कुछ हमारे लोगों ने अध्ययन किया, इनके अध्ययन के बाद फिर हम लोगों ने अध्ययन करना अब स्टार्ट किया। आधुनिक समय की बात कर रहा हूँ मैं, वेदों इत्यादियों का। जैसे फिर हमारे दयानंद सरस्वती जी ने भाष्य लिखा, और भी ऐसी कई सारे लोगों ने, बाल गंगाधर तिलक ने काम किया। अब जितने लोग देखेंगे ये नए नए देखेंगे, तो इन्होंने वर्क किया। इक्का दुक्का बीच में भी वर्क कर रहे थे, जैसे सायण इत्यादि लोगों ने, सायण ने तो बहुत बड़ा काम किया, आप देखते हैं सभी पर भाष्य लिख करके गए हैं। इस बार क्वेश्चन भी आया था कि सायण ने जो सामवेद पर कि उनका किया, क्रम से लगाने को पूछा था। चलिए, तो यहाँ देखते हैं कि वेदों का काल पाश्चात्यों ने किया, उसके बाद हमारे लोगों ने किया। तो चूंकि मत वैभिन्नता तो रहती ही है, तो पाश्चात्य विद्वानों से, जैसे कि मैक्स मूलर, ए वेबर, जैकोबी, विंटरनिस, ये सब पाश्चात्य विद्वानी थे। अब इनके मत से हमारे बाल गंगाधर जी सहमत नहीं थे। उन्हें लगा यार ये कम बता रहे हैं समय, हम लोगों को लगा और पीछे का हो सकता है, उन्हें लगा, इसलिए उन्होंने और पहले का बताया। ठीक है, लगभग 6000 ईसा पूर्व बताया। लेकिन मैक्स मूलर को ये नहीं लगा, मैक्स मूलर को लगा दूसरी चीज, विंटरनिस को लगा दूसरा समय। तो इस आधार पर वेदों के काल को पढ़ना की प्रक्रिया चल गई कि असलियत में, एक्चुअल में इतने अच्छे समृद्ध ग्रंथ लिखे कब गए। अब क्या होता है भाई कि जो कोई भी चीज ऐसे हवाबाजी में तो कहेगा नहीं नेताओं जैसे, कि जो जैसे कुछ लोग कह देते हैं, मैं भाइयों मित्रों, मैं आपकी 2022 तक आय दोगुनी कर दूंगा। कितने लोगों की होगी आप में से? मेरी तो नहीं हुई। तो बिना सर पैर की बात नेता कह सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं कहेंगे। इन लोगों का कुछ आधार होगा कहने के पीछे।
बुरा मत मान जाइएगा, मैं बिल्कुल भी मोदी जी का नहीं कह रहा हूँ ऐसा। लेकिन देखो एक्चुअल में किसानों की स्थिति के लिए तुमने 2022 तक किया, उस प्रकार से प्रयास ही नहीं थे तुम्हारे कि तुम वो 2022 तक उनकी आय दोगुनी हो पाती। प्रयास होते गवर्नमेंट के उस अकॉर्डिंग तो वो प्राप्त भी हो सकता था 2022 तक, लेकिन कोई प्रयास भी नहीं है। एसडीजी प्राप्त नहीं होने वाले हैं 2031 तक। आप जान लीजिए, आप कितना भी लक्ष्य बना लीजिए, 2017 से 2032 का हमने लक्ष्य बनाया था, वैसे 2015 से 30 है, आपको जो याद रखना है। लेकिन भारत सरकार ने 2017 से इनको रखा कि 17 से 32 तक हम प्राप्त करेंगे। नहीं कर पाएंगे हम प्राप्त, एसडीजी भी नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। एमडीजी कर लिए थे क्या? एमडीजी भी नहीं कर पाए थे, ध्यान रखिए। तो वेदों का काल है, ये वाली बात मैं बता रहा हूँ। चलिए अब हम तो यहाँ सभी के अपने मत रहे। कुल मिलाकर के ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि नेताओं की बात बिना सर पैर के रह सकती है, बिना तर्क के रह सकती है, लेकिन मैक्स मूलर की बात का कोई तर्क होगा, कोई आधार होगा, उस आधार पर ही वो गणना बता रहा होगा। इतना फोकस क्यों कर रहे हो सर आप इनके आधार पर? क्योंकि ये आधार पूछा जाता है, यूजीसी में पूछा जाएगा, पहले भी पूछा गया है कि मैक्स मूलर ने किस आधार पर वेदों के समय को निर्धारण किया, बाल गंगाधर तिलक ने किस आधार पर वेदों के समय को बताया, विंटन ने किसके आधार पर बताया। और एक अब ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, एक और आधार दे देगा और एक और नाम दे देगा, कहेगा इनका सही क्रम मिलाइए कि मैक्स मूलर ने किसके आधार पर बताया, बाल गंगाधर ने किसके आधार पर बताया। ऐसा भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, अभी तक नहीं बना है। मैं आपको पढ़ाऊंगा सभी संभावनाओं को लेते हुए। अब मैक्स मूलर क्या कहता है? मैक्स मूलर पहली बात तो एक जर्मन भाषाविद था, और इसका भाषाविद था यानी कि भाषा इत्यादि पर वो काम करता था, भाषा का अध्ययन किया था। लेकिन मैक्स मूलर की रुचि संस्कृत की ओर बढ़ गई। इन्होंने कहा अपने यहाँ कि भैया मुझे संस्कृत विभाग में प्रोफेसर बनाइए, वहाँ पढ़ाऊंगा, मैं वहाँ काम करूँगा। लेकिन नहीं बनाया गया, नहीं। तो भी इन्होंने वर्क किया वेद इत्यादि पर, पढ़ा इन्होंने संस्कृत और अध्ययन किया वेद प्राच्य विद्या इत्यादि पर। ये तो मैं इनके पर्सनल जीवन की बातें बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ता हूँ तो उसके व्यक्ति को खोज करके पढ़ता हूँ, इसके बारे में क्या क्या था थोड़ा सा जानकारी देता हूँ मैक्स मूलर का। मैं यहाँ फोटो लगा के नहीं लाया हूँ मैक्स मूलर का, वरना वो भी लगा सकता था मैं। आगे से कोशिश करूँगा इन सबका फोटो भी लगा दूंगा कि देख लीजिए ये है मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर भाषाविद थे, भाषा के ज्ञाता थे, ठीक है। और वस्तुतः ही कहाँ के थे? तो ये जर्मन के थे, ठीक है, ध्यान रखो ये बात। अब क्या रहा, इन्होंने का जो जन्म रहा, मतलब कब ये पैदा हुए, कितने साल पुराने थे, तो थोड़ा डेट ऑफ बर्थ भी मैंने लिख दिया। ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, बस बता रहा हूँ, चूंकि मैं का किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ। 1823 से 1900 के मध्य में ये जिंदा रहे। 1823 यानी कि जिस समय हमारे राजा राम मोहन राय काम कर रहे थे, उस समय ये पैदा हुए थे 1823 में। उसके बाद पढ़ना लिखना सब कर कुछ करके 1945 वगैरह में जहाँ तक ये आरंभ किए होंगे काम वाम वगैरह जो कुछ है, तो 1900 तक ये काम किए, यानी कि कर्जन के समय तक ये काम किए, ध्यान रखना ये बात। अब मैक्स मूलर ने जो समय बताया, इन्होंने बताया, चूंकि इनकी वेद इत्यादि में रुचि थी इसलिए ये सब काम कर रहे थे। तो इन्होंने माना कि देखो जो बौद्ध हैं, बौद्ध ने वैदिक परंपरा का, वैदिक में जो कर्मकांड है उस परंपरा का विरोध किया। बौद्ध ने वैदिक कर्मकांड का विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि कर्मकांड में जाति व्यवस्था प्रवेश कर गई थी, जन्म व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में जन्म व्यवस्था के जन्म के आधार पर तय होने लगा था वर्ण। ये उत्तर वैदिक काल की मैं बात बता रहा हूँ। इस कारण बौद्ध को ये स्वीकार नहीं था, और किसी भी एक बहुत समझदार व्यक्ति को ये स्वीकार नहीं होगा कि मानव में भेदभाव कैसा, जब सब एक जैसा ही है। तो बुद्ध को भी ये नहीं पसंद आया है। तो उस आधार पर बुद्ध ने उपनिषदीय परंपरा का क्या किया? खंडन किया, विरोध किया, और ये कहा कि मानव सभी बराबर हैं और सभी को निर्माण का अधिकार है, और इसलिए सभी समान हैं, ठीक है। तो समानता के सिद्धांत की बड़ी चर्चा करने वाले बौद्ध रहे उस समय। तो बौद्ध लगभग, इनका मानना था कि 500 ईसा पूर्व के आसपास हुए हैं, ठीक है, 563 में हुए हैं, 563 ईसा पूर्व में वैसे तो, लेकिन ठीक है। तो जो हुए हैं इससे पहले ही रहा होगा वेद, और इन्होंने सोचा कि वैदिक काल पहले ही रहा होगा। अब देखो, फिर इन्होंने क्या कहा कि सोचा कि यदि ऐसा रहा तो ये जो विकास रहा होगा
इससे 2000 अभी क्वेश्चन आया था, अभी बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन आया था, वो भी आपको बता दूंगा। 2024 का ही क्वेश्चन आया है अभी 30 अगस्त वाले पेपर में, ठीक है, 30 अगस्त 2024 में ये क्वेश्चन आया है। डेट सहित लिखी रहेगी अधिकतर तो आपको कि ये कब आया है क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि सभी चीज़ों की डेट लिखना नहीं, कुछ कुछ की डेट लिखी रहेगी, लेटेस्ट वालों की, पहले वालों की तो मैं कराऊंगा ही। तो बौद्ध मान्यताओं के आधार पर, यानी कि मैक्समूलर ने किसके आधार पर कहा, बौद्ध के जन्म के आधार पर, बौद्ध के खंडन इत्यादि के आधार पर। अब इसने कहा यदि बौद्ध ने ऐसा किया तो जो विकास हुआ होगा आज से लगभग 1000 साल पहले हुआ होगा। अब इसने वैसे ही अंदाजा लगा दिया और बताया कि 1200 ईसा पूर्व पहले वैदिक मंत्रों का विकास हुआ। वैदिक मंत्रों का विकास क्या हुआ, वेद के जो मंत्र है, मंत्र का विकास हुआ, लेकिन संहिताएं नहीं बनी, ध्यान रखना। तो उसको इन्होंने, चूंकि मंत्र किस में लिखे गए, छंदों में लिखे गए, इसलिए इसने कहा कि सबसे पहले छंद काल आया। यानी कि इसने क्या किया, 4 कालों में वर्गीकरण कर दिया, 200 वर्ष के 1200 से 1000 वर्ष तक छंद काल रहा। ये मिलाने को पूछा जाएगा क्वेश्चन कि छंद काल कब रहा, तो 1200 से 1000 तक छंद काल रहा, 1000 से 800 तक मंत्र काल रहा। इस मंत्र काल में क्या किया गया, मंत्रों का संग्रह किया गया, वैदिक संहिताएं बनाई गई। क्या वैदिक संहिताएं, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, इस तरीके सामवेद संहिता, यानी कि संहिताओं का गठन किया गया, मंत्रों का संग्रह किया गया। कब किया गया, मंत्र काल में। आपको ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि एक और ये चारों दे दें और एक और ये काल दे दें और कहें मिलाओ क्रम से। यानी कि वैदिक मंत्रों का विकास कब हुआ, छंद काल में। वैदिक संहिताओं का विकास कब हुआ, मंत्र काल में। ब्राह्मण ग्रंथ कब लिखे गए, तो 800 से 600 ईसा पूर्व, और ब्राह्मण काल में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, ठीक है। फिर सूत्र काल कब आया, यानी कि सौत्र सूत्र, सुलभ सूत्र, धर्म सूत्र, ग्रह सूत्र, इस प्रकार के जो ये सूत्र ग्रंथ रहे, ये कब लिखे गए, तो ये लिखे गए इनके अकॉर्डिंग, ये सब लिखे गए सूत्र काल में, जो कि 600 से 400 रहा। तो ये पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल के आधार पर विभाजन वेदों के समय को किसने निर्धारित किया। एक क्वेश्चन पूछा गया एक प्रोफेसर के एग्जाम में कि छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल, इसके आधार पर किस विद्वान ने वेदों के समय के निर्धारण का प्रयास किया। तो आपको कहना है मैक्समूलर ने किया। अब आपसे पूछा गया एक बार कि ब्राह्मण काल का समय क्या रहा, तो आपको बताना है 800 से 600 ईसा पूर्व रहा। आपसे पूछा जाएगा सूत्र काल का समय क्या रहा, तो 600 से 400 ईसा पूर्व रहा। अब क्या एक और क्वेश्चन बन जाएगा, एक और समय दे देगा, एक और आपको काल दे देगा कि छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल, सूत्र काल, इस तरीके से, और एक और समय दे देगा ऊपर नीचे करके। फिर आपसे कहेगा मिलाइए कब क्या हुआ, तो सबसे पहले छंद बने, उन छंदों में मंत्र बने, मंत्र में मंत्रों के आधार पर जब संहिताओं का निर्माण हो गया तो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए और फिर सूत्र ग्रंथ लिखे गए। ध्यान कैसे रखना है कि 1200 ईसा पूर्व। ऐसा भी पूछेगा कि मैक्समूलर के अनुसार वेद कब बनाए गए, वेदों का समय क्या रहा, और डेट अकेले केवल एक ही देगा, 1200 ईसा पूर्व। तो आप क्या सही कहेंगे, केवल 1200 ईसा पूर्व को ही सही मानेंगे। सबसे पहली डेट उसने क्या कही, 1200 ईसा पूर्व। और यही क्वेश्चन 2000 किसमें था, 24 का था, 30 अगस्त 2024 को यही पूछा था। ये सरल क्वेश्चन था, सब पर बनेगा, सब लोग पढ़ाते भी हैं। कि अब देखो कैसे याद रखोगे, अब कैसे याद रखोगे इस चीज को, वेद, छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल, सूत्र काल, इसी तरीके से रखना है। चूंकि कंसेप्ट पढ़ लिया है तो इसके लिए क्या ही ट्रिक की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैंने ट्रिक बना दिया है कि छम्बा सूत्र, छम्ब्रा सूत्र, ऐसा याद रखिएगा। 1200 का है, 1200 रुपया में एक छम्ब्रा सूत्र मिल रहा है। कोई सूत्र होता होगा, धागा वगैरह, वो ये वाला छम्ब्रा सूत्र 1200 का है, इस तरीके से। तो 1200 याद रखना है, 1200 ईसा पूर्व। फिर 200 घटाते जाइए, 1200 से 1000, 1000 से 800, 800 से 600, 600 से 400, ऐसा आप कर लीजिए, ठीक है।
यदि पूछा लिया गया और आपको मिलाना है तो वहाँ लिख भी सकते हो इतने में तो कि ये थोड़ा थोड़ा कि इस तरीके से ऐसा ऐसा रहा। तो ये पूछा गया, ये पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या 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 क्वेश्चन बन सकते हैं? एक तो ये बन सकता है कि ब्राह्मण ग्रंथों का विकास किस काल में हुआ? तो ब्राह्मण काल में। वैदिक संहिताओं का संग्रह कब किया गया? तो मंत्र काल में। वैदिक मंत्र कब बनाए गए? तो छंद काल में। इस तरीके से मैक्स मूलर को लेकर के पूछा जा सकता है। अब ये तो मैंने बताया, ये पूछा जा सकता है। एक ये पूछा जा सकता है मैक्स मूलर के अनुसार वेदों का काल क्या है? तो 1200 ईसा पूर्व है। ठीक है। अब एक और पूछा जा सकता है, मैक्स मूलर ने किस आधार पर बताया है? तो बौद्ध के आधार पर बताया है। एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है, मैक्स मूलर कहाँ का था? तो जर्मन भाषाविद था। ठीक है, ये हो सकता है। अब इसके बाद कुछ किताबों से बन सकते हैं और इसमें से एक ग्रंथों से पूछे जा सकते हैं। आप गाइड बुकों में इन किताबों के नाम नहीं देखेंगे, ये याद रखना है आपको कि मैक्स मूलर के कुछ ग्रंथ हैं जो बहुत फेमस हैं। जैसे कि एक द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, यानी कि पूर्व के धार्मिक पवित्र ग्रंथ। पूर्व के मतलब अपन लोग उनके लिए पूर्व हैं और अपने लिए वो पाश्चात्य हैं, ऐसा। क्योंकि वो यहाँ रहते हैं, अपन उनके लिए यहाँ रहते हैं, तो अपन उनके लिए पूर्व वाले हुए, अपने लिए वो पाश्चात्य वाले हुए, यदि मैप के अकॉर्डिंग आप देखें तो। यहाँ यूरोप का नक्शा है और यहाँ भारत का नक्शा है, हालांकि बनाया नहीं मैंने ठीक से, ऐसा है। तो ये अपने लिए उनके लिए पूर्व हो गया, अपने लिए पश्चात हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, तो पूर्व के द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, तो सेक्रेड बुक्स इतना शब्द याद रखो, द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, ये इसी का बुक, किनका बुक है? मैक्स मूलर का बुक है। एक और याद रखना है, चिप्स फ्रॉम द जर्मन वर्कशॉप, ये लेख था एक उनका, इसी में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखाई थी। तो चिप्स फ्रॉम अ जर्मन वर्कशॉप, जर्मन वर्कशॉप नाम याद रखो, वो चिप्स याद रखो। चिप्स बहुत पसंद था मैक्स मूलर को, है ना, ऐसा याद रख लेना। हालांकि इसका अर्थ जो नहीं है वो चिप्स, लेकिन अपने लिए तो जो वही रहेगा जो अपन जानते हैं ना, तो चिप्स खाओ भाई। चिप्स और जर्मन वर्कशॉप है ना, तो एक चिप्स और जर्मन वर्कशॉप याद रखोगे तो जर्मन वाले की हो गया। द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट हो गया। एक किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री ऑफ एंशियंट संस्कृत लिटरेचर। थोड़ा सा इनकी बुक का नाम और अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा उनकी बुक का नाम एक जैसा लगेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इनके बुक का नाम है एंशियंट संस्कृत लिटरेचर, प्राचीन संस्कृत साहित्य का इतिहास, प्राचीन संस्कृत साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एंशियंट संस्कृत लिटरेचर, तो एंशियंट संस्कृत याद रखिएगा, प्राचीन संस्कृत की बात कर रहे हैं। तो ये 3 बुक्स के नाम याद रखेंगे, इनके ग्रंथों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, एक बार पूछा भी गया है शायद, तो ये याद रखना है। मैक्स मूलर के बारे में बस आपको इतना ही रखना है, इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, आगे मैं याद कराऊंगा इनके, इसको याद रखना है। आपको क्या कहेगा? छंदकाल, मंत्रकाल, ब्राह्मण काल और सूत्रकाल दे देगा और कहेगा इन्हें क्रम से लगाइए ABCD, कि पहले मंत्रकाल आया या पहले ब्राह्मण काल आया या फिर ये आया। तो जो मैंने ये सूत्र बनाया इस क्रम से ही बनाया, छंबा सूत्र, छंद्रकाल, मंत्रकाल, ब्राह्मण काल और सूत्रकाल, छंबा सूत्र, छंबा सूत्र, छम्बरा सूत्र, इस तरीके से याद रख सकते हैं। और वैसे भी ये याद रखना है, छंदकाल, मंत्रकाल, ब्राह्मण काल, सूत्रकाल। मुझे लगता है ये आप 4-5 बार पढ़ेंगे ना तो हो जाएगा याद। आगे चलते हैं। अब ये नोट्स आपको लिख लेना है मेरे भाई, PDF नहीं निकलवाना है, PDF नहीं निकलवाना। मेरा इतने बरस का अनुभव है, पेपर में इस बार बांतु भाषा आया था, कैसे याद आता है मैं बताता हूँ। कोई भी पेपर दे रहे हुआ तो आपने उसको कहाँ लिखा है ये आपको याद रहता है। जैसे आपसे देख रहे हो कि सेक्रेड बुक कहाँ लिखा था मैंने, सबसे ऊपर, सबसे नीचे या बीच में? याद आ रहा? कुछ चित्र दिमाग याद करता है। अब आपको याद होगा यदि पढ़ा बीच में था सर, सेक्रेड तो बीच में था, नहीं था, देखो यहाँ कहाँ था, नीचे था। एंशियंट संस्कृत ऊपर था, चिप्स बीच में था। तो आपको याद आ जाएगा कि आपने ये बीच में लिखा था, नीचे लिखा था या ऊपर लिखा था। जैसे इस बार पूछा गया योगा, वो भाषाओं के बारे में पूछ लिया गया, तो आप जब हैंड रिटन बनाते हो तो आपको ये रहता है मैंने ऊपर लिखा था या नीचे लिखा था या बीच में लिखा था, याद रहेगा आपको। तो आपको इसलिए हैंड रिटन नोट्स बनाना, इतना सा नहीं लिख पाओगे मैक्स मूलर के बारे में, बस इतनी जानकारी पूछी जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ना कुछ बातें करनी है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। अब आया दूसरा नाम ए वेबर का। अब ए वेबर के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये ए वेबर भी जर्मन के ही थे।
ए वेबर भी जर्मन के ही थे। थोड़ा सा क्लासों का समय अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि मैं एक में ही एक टॉपिक्स करूंगा, मजाक करने नहीं आ रहा हूँ, पढ़ाने आ रहा हूँ, ठीक है। और यूपीएससी वाले जब क्लास पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो 2-2.5 घंटे से नीचे की नहीं पढ़ाते हैं। आप पढ़ो, यदि अच्छे से पढ़ना है तो तल्लीनता से पढ़ोगे, और नहीं पढ़ना है, आपको मजाक करना है तो आप कभी नहीं पढ़ोगे। ये बात ध्यान रखिएगा। आराम से प्यार से 2 घंटे तो पढ़ोगे भाई जीवन में, नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे, पढ़ोगे तो पढ़ो। ए वेबर के अनुसार ये भी जर्मन वाले थे, ए वेबर भी जर्मन वाले थे मैक्स मूलर के तहत। जैसे ही इन्होंने भी आधार गौतम बुद्ध को ही बनाया, किसने? ये वेबर ने। और उन्होंने कहा 1200 से 1500 ईसा पूर्व हो सकता है। अब इनका एक कोई डेट पूछे तो क्या पूछेगा? 1500 कह देगा कि वेबर के अनुसार क्या है, 1500 ईसा पूर्व। वही मैं लेकर के चल रहा था, बार बार इनका नाम क्यों बोल रहा था, 1200 से 1500 मानते हैं। इनका आधार भी वही था। इनकी ज़्यादा इनके बारे में अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन इनका देखो क्या है कि हिस्ट्री, इनका एक बुक्स है वो भी बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि पहली बात तो इन्होंने कहा, हाँ एक बात और मैंने आपको नहीं बताया, बाद में एक उसमें मैक्स मूलर ने कहा था कि वेदों का काल निश्चित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनके कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है ऐसा कि इनका हम कर सके क्रम। लेकिन देखो ये बात कह दिया उसने, ठीक है, लेकिन आपके पेपर में तो पूछा जा रहा है ना, तो आपके लिए तो ये सत्य हुआ। समझ पा रहे हो ना बात? बाद में उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि जो मैंने ये वर्गीकरण किया था या जो बंटवारा किया था ये सब सही नहीं था, इसका और प्राचीन होना चाहिए समय, ऐसा कुछ कह दिया था। लेकिन पेपर में तो यही पूछा गया, इसी बार पूछा गया 30 अगस्त 2024 को कि मैक्स मूलर के अनुसार वेद का समय क्या है, तो 1200 ईसा पूर्व, ठीक है। तो अपने लिए तो ये सत्य है जो मैंने पढ़ाया, ठीक है, तो यही याद करना है आपको इसका। चलिए, तो ए वेबर के अनुसार 1200 से 1500 ईसा पूर्व रहा। इन्होंने का सीधा कहा कथन कि वेदों का काल निश्चित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इतने हमारे पास साधन नहीं, वो साक्ष्य नहीं है। बहुत अच्छी बात कहा बंदा, साक्ष्य नहीं है कि हम निर्धारण कर सकें कि वेदों का समय कब है। और इसलिए, और अंततः ये कहा कि 1200 से 1500 ईसा पूर्व से पहले तो किसी भी कीमत पर वेदों का काल स्वीकार नहीं किया जा सकता है, यानी कि कम से कम 1200 से 1500 ईसा पूर्व तो होगा ही होगा, है ना, मिनिमम, ठीक है। यानी कि न्यूनतम आधार उन्होंने बता दी कि 1200 से 1500 ईसा पूर्व मानना पड़ेगा। इनकी किताब का नाम क्या है? तो इनकी बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। देखो उनका क्या था, एंशियंट संस्कृत लिटरेचर पढ़ रहे थे ना, सबसे ऊपर ही लिखा था मैंने एंशियंट संस्कृत लिटरेचर, बीच में लिखा था चिप्स फ्रॉम जर्मन वर्कशॉप, और यहाँ द सेक्रेड मैक्स मूलर की बुक थी। यहाँ क्या लिखा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। हिंदी में भी आपसे पूछ सकता है कि पूर्व के आधार पर पवित्र ग्रंथ किसका रचना है, तो इन्हीं का मैक्स मूलर का है। हालांकि संस्कृत में पूछेगा आपसे तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर यानी कि भारतीय साहित्य का इतिहास लिखा है इन्होंने, और मैक्स मूलर ने कहा था प्राचीन संस्कृत साहित्य का इतिहास, इन्होंने भारतीय साहित्य का इतिहास लिखा। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर ये हो गया। वेबर के बारे में आपको इतना ही जानकारी करना है, हैंड रिटन नोट्स से लिख लीजिए। एक पेज के नोट्स कैसे बनाओगे, मैंने थोड़ा यहाँ फैला करके लिखी हैं चीज़ें, इधर उधर लिखी, आप बहुत शॉर्ट लिखिए, छोटे छोटे लिखिए, एक पेज का नोट्स बनाइए। इन्हीं चीज़ों का जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इन्हीं चीज़ों का आपको नोट्स बनाना, हैंड रिटन बनाना भाई। आप इसको निकालने के चक्कर के में मत पढ़ना, आप इसको या तो पढ़ते पढ़ते बनाते जाइए नोट्स, ठीक है। ये है। दूसरा सर आप इतना इस साइट क्यों छोड़ते हैं, जगह है ये जगह नोट्स में, इस साइट इतना क्यों छोड़े हैं? हम लोगों को, क्योंकि बाद में कई सारी चीज़ें ऐड करना हो सकती हैं आपको जीवन में, इसलिए हम लोग इतनी जगह छोड़ करके रखते हैं हमेशा करंट इत्यादि ऐड करने के लिए, कोई ना कोई बात ऐड करने के लिए। यूपीएससी की के भी नोट्स में इसी तरीके से बनाता था कि कोई बात ऐड करनी है तो उसमें बीच में जगह छोड़ दें एक साइड, तो इसलिए ये जगह मेरी छुट्टी रहती है, ठीक है। और पढ़ाने में भी मुझे ईजी होता है, मैं समझाना हो कोई चीज़ तो यहीं समझा दूँ, कोई फोटो लगानी है, कोई आर्टिकल लगाना है, कोई न्यूज़ लगानी है तो यहीं लगा देंगे उस फोटो को, ठीक है। कोई पेपर की कटिंग लगानी है यहीं लगा देंगे उस कटिंग को, इस तरीके से, इसलिए ऐसा बनाते हैं हम लोग। आप भी ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया, यहाँ आगे चलते हैं हम लोग। हमारे यहाँ जैकोबी ये विद्वान है, जैकोबी जर्मन विद्वान थे, ठीक है। ये जर्मन के थे, तीनों जर्मन के हैं अभी तक, मैक्स मूलर, फिर आपको ने ए वेबर पढ़ा, फिर जैकोबी पढ़ रहे हो। इनका आधार थोड़ा सा अलग है, ये ध्रुव तारे के आधार पर कहती हैं, जो आपको दिखाई देता है बड़ा सा, है ना, आकाश में, ध्रुव तारे के आधार पर ये कहते हैं, ठीक है। और इनका कहना है कि विवाह में एक ध्रुव विधि होती है, उस विवाह में जो ध्रुव विधि होती है
उसी आधार पर उन्होंने कहा ध्रुवम पश्य, ऐसा कह के कि ध्रुवम पश्य, ध्रुव को देखो, उसके आधार पर उन्होंने लगाया। और इन्होंने ऋग्वेद का काल 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व बताया, और 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक काल बताएगा आगे वाला ये एम विंटरनित्ज। तो मैं इन दोनों को एक साथ ही याद करता हूं कि एम विंटरनित्ज 500 से 2500 बताते हैं, और जैकोबी 2500 से 4500 बताते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये बताते हैं। अब जैकोबी का जो ये ध्रुवम पश्य है, ध्रुव तारे के आधार पर बताएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब पूछेगा जैकोबी के अनुसार वेद का समय क्या है, तो 4500 के लिए अभी लिख करके दे सकता है, और चाहे तो दोनों लिख करके दे सकता है कि 4500 से 2500 ईसा पूर्व, ठीक है, इस तरीके से दे सकता है। अब ये ऐसा भी कह सकता है कि ऋग्वेद का काल क्या है जैकोबी के अनुसार, वो भी 4500 ईसा पूर्व ही रहेगा। ध्यान रखिएगा, तो 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के मध्य में रहा। जैकोबी ने बताया, जर्मन विद्वान थे, ध्रुव तारे के आधार पर बताया, और कहा विवाह में जो ध्रुव विधि होती है उसके आधार पर। बस इतनी बातें इनके बारे में जानना जरूरी है, इससे ज्यादा जानना जरूरी नहीं। अब इतनी बातें आप सिलेबस के पास में भी लिख सकते हो, नोट्स में, यदि आप चाहो तो सिलेबस के पास में ही लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो मेरे प्यारे भाई, देख लो, मैं तो ये सब वहीं लिख दिया था, इतनी बातें क्या ही कहाँ लिखना है। आप बाद में पढ़ने के बाद सिलेबस उठाइए, लिख मारिए जो याद नहीं हो रहा है। देखो यहाँ सब कुछ लिखा है, यदि देख पा रहे हो ना, तो ये कंप्लीट लिखा है, सभी बातें लिखी हैं यहाँ। ये वर्गीकरण भी लिखा है यहाँ इनका, बाल गंगाधर तिलक का देखो, ये वर्गीकरण मैक्स मूलर का। चूंकि मैंने आपको क्या ही बताऊँ, मैंने बहुत कम दिन पढ़ाई की थी, उसी में ये सब कुछ लिख लिया, तो यहीं लिखा है सब कुछ, नोट्स इन सब का इतना इस सिलेबस पर ही लिख दिया, फर्स्ट यूनिट का सिलेबस। तो आपको पढ़ा रहा हूँ, आप फर्स्ट इसी पर लिखिए, मैं याद करिए चीज़ों को, और ये घूमिए, कहीं भी जाइए घूमते जाइए, लेते जाइए, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर चल दिए घूमने, और सिलेबस हाथ में पकड़े हैं, याद कर रहे हैं, होटल पर एक चाय पी रहे हैं, खा रहे हैं, सिलेबस याद कर रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, मैक्स मूलर, अच्छा तो जर्मन वर्कशॉप कर रहा है। चलिए, इस तरीके से आपको पढ़ना है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे पढ़ाई का एंजॉय भी करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, याद करते रहेंगे डाटा, ठीक है। चलिए, तो जैकोबी को देख लिया हम लोगों ने, और विधि विधान से एक बार पढ़ना पड़े, विधि विधान से एक बार क्लासें देखिए। अब देखो, बाल गंगाधर तिलक ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं भाई, इनसे मैक्स मूलर पाश्चात्य में, बाल गंगाधर यहाँ, ये दो लोगों के क्वेश्चन पूछने की सर्वाधिक संभावना होती है मेरे भाई। चलिए, बाल गंगाधर तिलक का नाम सुनते सबको क्रांतिकारी या बाल गंगाधर याद आते हैं। इनका देखो 1856 में जन्म हुआ था, और 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, आपको याद हो तो 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ही गांधी जी का आरंभ हुआ था, क्या आंदोलन। ये इनका सभी ने सुना होगा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज की मांग करने वाले बाल गंगाधर तिलक ही थे, जो गर्म दल के देवता थे। बाल लाल बाल पाल, इनका नाम सुना है ना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये जो आप लोगों ने सुना ना, उनमें ये बाल गंगाधर तिलक थे। तो ये सब सुनकर के व्यक्ति के दिमाग में ये की बात आती है कि भैया आंदोलन करता थे। जब उनसे कहो भाई ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, तो कहते अच्छा संस्कृत भी आती थी रे। अरे भाई ये दर्शन के बहुत बड़े विद्वान हैं, इनका दर्शन पढ़ाया जाता है। आधुनिक जब दर्शन पढ़ेंगे ना, एक तो प्राचीन दर्शन जिसमें नव दर्शन की बात करते हैं, जब आधुनिक दर्शन आप पढ़ते हैं तो बाल गंगाधर तिलक पढ़ाया जाता है आपको। तो ये भी बहुत बड़ी, ये भी लगता है कई लोगों को अच्छा ऐसा भी है, ठीक है, तो हाँ ऐसा ही है भाई कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कहते हैं। ये आधान इन्होंने भी क्या किया, वेदों का समय बताया। चूंकि ये संस्कृत के विद्वान थे, इन्होंने वेदों का समय बताया, और ये देख रहे थे ये पाश्चात्य कुछ भी कह रहे हैं, मैं भी कुछ कहूँगा, है ना, मैं भी रिसर्च करूंगा, भाई सबका अधिकार है रिसर्च करने का। तो इन्होंने क्या कहा कि ज्योतिष गणना के आधार पर बताया। तो 2014 में क्वेश्चन पूछा गया कि ज्योतिष गणना के आधार पर किसने वेदों के काल को निश्चित किया। तो बाल गंगाधर तिलक का नाम था, जैकोबी का था, मैक्स मूलर का था, इस तरीके से दयानंद सरस्वती का था। तो इन्होंने ज्योतिष गणना के आधार पर बताया है, किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो फिर सर ये बताइए मुझे, एम विंटरनित्ज ने किसके अनुसार बताया, तो आप लोग बता दो भाई। बुद्ध के आधार पर बताया। जैकोबी ने किसके अनुसार बताया सर, तो देखो जैकोबी ने किसके अनुसार बताया, ये आप बताओ मुझे, किसके अनुसार बताया, याद हो गया होगा, अभी बताया था मैंने, ध्रुवम पश्य से, है ना, ध्रुव तारे के आधार पर,
ठीक है, ये बता दिया। मैक्स मूलर ने बुद्ध के आधार पर, ज्योतिष गणना के आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने। याद करा दूंगा, रिवीजन करा दूंगा बार बार डाटा, तो आपको यही याद हो जाएगा। एक बात और है, बसंत संताप बहुत फेमस है, क्वेश्चन भी पूछा गया है या पूछा जाएगा कि बसंत संताप का यदि उल्लेख आता है, या बर्नल इक्विनोक्स, इंग्लिश भी याद रखिएगा, इसके आधार पर भी, बसंत संताप के आधार पर भी, यानी कि ज्योतिष गणना के अंतर्गत किसके आधार पर, तो बसंत संताप या वर्नल इक्विनोक्स के आधार पर भी इन्होंने क्या किया, बताया है। तो जैसे ये शब्द दिखे आप ध्यान लगा लीजिएगा कि बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अब इन्होंने भी क्या किया, जैसे मैक्समूलर ने वर्गीकरण किया था 4 कालों में, उसी तरीके से इन्होंने 4 नक्षत्रों के नाम के आधार पर वर्गीकरण कर दिया। 4 नक्षत्रों के तो नाम 3 ही है, एक नक्षत्र नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी इन्होंने वर्गीकरण किया और ये 4 तरीके से वर्गीकरण किया। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट 2024 जो जून में हुआ था, जो अपना कैंसिल हो गया था, उसमें इससे क्वेश्चन था। तो अब कई लोग कहेंगे इस यूनिट से क्वेश्चन आते हैं सर, पढ़ के देख लो ना, आते हैं या नहीं आते हैं। PYQ देखो आप, 15-20 साल के कितने आ चुके हैं, हर बार आते हैं भाई, है ना। इस बार आया 30 अगस्त को, जून को भी आया, आपको दोनों दिखा दिए। देखो, तो अब एक बार क्वेश्चन बना कि अदिति काल सबसे पहला इन्होंने बांटा और इसमें बताया कि इसका समय 6000 से 4000 ईसा पूर्व रहा। तो यदि कहे कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार समय क्या रहा ऋग्वेद का या वैदिक काल का, तो वेदों का क्रम इनने 6000 ईसा पूर्व बताया। यदि एक अकेली डेट देता है तो ये 6000 ईसा पूर्व कहना पड़ेगी आपको। लेकिन वही ये बात कहता है आपसे कि इन्होंने आपसे पूछता है कि इस बार क्वेश्चन ये पूछा था कि कृतिका काल का समय क्या है। जो कृतिका काल इन्होंने वर्गीकरण किया उसका समय क्या है, इन चारों समयों को दे दिया था। जब ऐसा इनका पूछ लिया जाता है तो उनका नहीं पूछ लेगा क्या, मैक्समूलर का, कि छंद काल का समय क्या था। आपसे पूछेगा छंद काल का समय क्या था, तो चूंकि पहले छंदी लिखे गए थे, फिर मंत्र लिखे गए थे, फिर ब्राह्मण लिखे गए थे, फिर सूत्र लिखे गए थे, वहां हमने बताया छम्बरा सूत्र 1200 का है। तो छम्बरा, छा से क्या हुआ छंद काल, मां से क्या हुआ मंत्र काल, ब्रा से क्या ब्राह्मण काल, सूत्र काल। तो 1200 से 1000 तो क्या रहेगा भाई, छंद काल ही रहेगा, ध्यान रखो। तो ये डेट वहां भी पूछी जा सकती है। क्या क्वेश्चन बनेंगे मैं ये ज्यादा करूंगा, चूंकि क्वेश्चनों का पेपर है। जब यूपीएससी पढ़ाता हूँ तब ऐसी बातें नहीं करता हूँ, आपने मेरे लेक्चर देख लीजिएगा यूट्यूब पर, कि वहाँ कंसेप्चुअल बातें ज़्यादा हैं, ठीक है। चलिए, तो वही ठीक है जो एग्जाम के अकॉर्डिंग बदल जाए टीचर। गद्य और पद्यात्मक भाग है, यानी कि गद्य और पद्य जो वेदों का भाग लिखा गया वो लिखा गया अदिति काल में 6000 से 4000 ईसा पूर्व। कह रहे फिर जो मृगशिरा काल है, अमृग कृषु, यानी कि ट्रिक याद रखना है, अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल। तो अमृग अमृग कृषु ऐसा याद रख सकते हो, अदिति काल, मृगशिरा काल, ठीक है। फिर आप याद रखोगे मृगशिरा काल, फिर लिखोगे कृतिका काल और फिर लिखोगे सूत्र काल। अमृग कृषु, अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल, सूत्र काल। चारों कालों को क्रम से लगाने को भी दे सकता है मेरे भाई, कि पहले अदिति काल आया था या पहले मृगशिरा, पहले कृतिका आया था। इनका अवरोही क्रम भी पूछा जा सकता है, तो आपको उल्टा लिखना पड़ेगा, सूत्र काल, कृतिका काल, मृगशिरा काल, अदिति काल। यदि आरोही क्रम पूछता है तो आपको लिखना पड़ेगा कि अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल, सूत्र काल। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। जब आप पर्वत चढ़ते हैं तो वो आरोही हो रहा, जब उतर रहे हैं पर्वत पर तो वो अवरोही हो रहा, ऐसा। तो अमृग कृषु ट्रिक जरूरी नहीं है आप ऐसा याद कर सकते हैं तो, लेकिन कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें ट्रिक से ही करना पड़ती हैं याद, चूँकि ऐसे भी याद, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा ट्रिक भी नहीं करना चाहिए। तो अदिति काल का समय क्या रहा, इसमें गद्य पद्य का विकास हुआ और ये 6000 से 4000 ईसा पूर्व रहा। मृगशिरा काल का समय रहा 4000 से 2500 ईसा पूर्व, और ये ऋग्वेद में जो सूक्त बनाए गए वो इसी समय में लिखे गए। तो ऋग्वेद में जो सूक्त लिखे गए वो इसी समय लिखे गए। हो सकता है ये दे करके ये पूछ ले आपसे, और इन दोनों को मिलाने भी पूछ सकता है, इसको और इसको मिलाने भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। ये भी पूछ सकता है इनको क्रम से मिलाओ, कि पहले अदिति काल आया, फिर मृगशिरा काल आया, फिर कृतिका काल आया, फिर सूक्त काल का आया। हो सकता है इनको कहेगा आरोही क्रम में मिलाओ, तो ये पहले ऐसे इसी से मिलाना पड़ेगा, फिर कहेगा अवरोही क्रम में मिलाओ तो उल्टा मिलाना पड़ेगा। क्योंकि भाई क्वेश्चन नहीं है उसके पास सामान्य अध्ययन में इससे ज्यादा पूछने के लिए बाल गंगाधर तिलक से। क्या ही पूछोगे जब लगाई हुए स्पष्ट कि वेदों का काल ही केवल पूछना है।
तो यही है इनके वेदों का काल। उल्टा पूछो, आरोही पूछो, अवरोही पूछो, ऐसे ही करके थोड़ा सा कंपटीशन कम कर ले रहे हैं वो, इसी को कठिन बना रहे हैं पूछने के तरीके को। तो उनके पैटर्न को पकड़ो और क्वेश्चन को उसी अकॉर्डिंग आप पढ़ो ही। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, तो आपने देखा सूत्र काल का समय 1400 से 1500 ईसा पूर्व। तो डेटें याद कैसे रखोगे? 4000 से 6000 से 4000, 6000 से 4000। दिमाग में ऐसा बंद करो, ऐसे सोचो 6000 से 4000, 6000 से 4000, फिर सोचो 4000 से कब तक? 2500 तक। 4000 से 2500, फिर 2500 से 1400, 1500 नहीं, 2500 से 1400, 1500 नहीं, 1500 याद आता है व्यक्ति को, और फिर 1400 से 500। तो कैसे याद रखोगे? 6000 से 4000, 4000 से 2500, 2500 से 1400, 1400 से 500। कैसे, ये कैसे रखोगे क्रम याद? अमृग कृसु, अमृग कृसु, ये ट्रिक याद रखोगे। अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल, सूत्र काल। अमृग कृसु, अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल, सूत्र काल। और डेटें याद रखना। इस बार पूछा गया था जून 2024 का जो क्वेश्चन था कि कृतिका काल का समय क्या है। अब आपको याद है तो आप लगा लो कि तीसरे नंबर पर था अमृग कृसु, यानी कि क्री मतलब तीसरे नंबर पर, अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल तीसरे नंबर पर। अब तीसरे नंबर डेटे मिलाओ। 6000 से 4000 पहला हो गया, 4 से 2500 दूसरा हो गया, 2500 से 1400 तीसरा हो गया, और यही होगा। तो इस तरीके से इस समय में वेदों का संकलन किया गया, यानी इकट्ठे किए गए। तो सबसे पहले वेदों के गद्य पद्य भाग का विकास किया गया, इनका ऐसा मानना है। फिर उसका जो मृगशिरा काल है उसमें ऋग्वेद का सूक्त इत्यादियों का लेखन किया गया। फिर 2500 से 1400 ईसा पूर्व तक वेदों का संकलन किया गया, और फिर 1400 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक सूत्र ग्रंथ लिखे गए, वही सुलभ सूत्र, धर्म सूत्र इत्यादि ये लिखे गए। तो यही इनसे क्वेश्चन बनते हैं। एक बार ये पूछा था, ये भी कभी पूछ ले तो आपको पता नहीं, हालांकि ये बात पूछने का उसको अधिकार नहीं है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन पूछ लेगा तो क्या ही कर लोगे? लिख करके दे दोगे तो मान लेगा तो अच्छी बात है, नहीं मानेगा तो अच्छी बात है। चूंकि आजकल सिलेबस से बाहर यूपीएससी वाले तो कभी ले ही नहीं पाएंगे। मतलब आप लोग तो दे सकते हो ऐसा, चूंकि सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन पता नहीं वो स्वीकार करे ना करे, ये उसके ऊपर है भाई। चलिए अब देखो, अब वेदों की रचना कब हुई ऐसा पूछा गया 2017 में। 2017 का एक क्वेश्चन था कि औरायन ग्रंथ के लेखक कौन है। बाल गंगाधर के ग्रंथ का नाम पूछ सकता है तो मैक्स मूलर के का क्यों नहीं पूछ सकता है? बोलो। ए बेबर के का क्यों नहीं पूछ सकता है? पूछ सकता है। तो इसलिए मैंने जर्मन वर्कशॉप, सेक्रेड, उनका नाम उन्हें इसलिए बता दिया। और एंशियंट संस्कृत लिटरेचर, ये याद रखना है। जर्मन वर्कशॉप किसका है, एंशियंट संस्कृत लिटरेचर किसका है, और सेक्रेड किसका है। कंप्लीट नाम याद रहे ना रहे, आधा रहे, ठीक है। ऐसे पूछ लिया। औरायन ग्रंथ से लेख का कहा, ये 2017 का क्वेश्चन है, नवंबर वाले का। तो औरायन ग्रंथ जिसमें ज्योतिष गणना बताया गया है, ज्योतिष गणना के आधार पर वेदों का काल बताया गया है, वो किस किताब में लिखा है उन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने? तो वो किताब औरायन ही है। औरायन किताब में ही ज्योतिष गणना के आधार पर काल का वर्णन है। उसी से लेकर के ये सभी लोग अपनी गाइड बुक में लिख रहे हैं, ठीक है। तो वेदों की काल का ये बात मैंने आपको बहुत क्लियरली बताई कि कहां से बताई, किस ग्रंथ में बात की। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वेदों का काल का निर्धारण बाल गंगाधर तिलक ने अपनी किस बुक के आधार पर किया? तो औरायन के आधार पर किया। किस पर? औरायन के आधार पर। एक बात और, इन्होंने भाई वेदों की रचना क्या बताया पता है? कहाँ? भारत में हुई नहीं बताई। इन्होंने कहा वेदों की रचना उत्तर ध्रुव में हुई। कहाँ हुई भाई? उत्तर ध्रुव में, आर्कटिक में हुई। और इनका ग्रंथ आर्कटिक में हुई। अच्छा, भारत नहीं बताइए? नहीं, भारत नहीं बताइए। तो उत्तर ध्रुव क्या है? ये पृथ्वी गोल है, भूमध्य रेखा है, और यहाँ ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ हुई है ऐसा। भारत कहाँ है? यहाँ है। ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां भारत है, इन्होंने बताया उत्तर ध्रुव, यानी कि उत्तर ध्रुव क्या? रूस के ऊपर, रूस के ऊपर वहां हुई, ऐसा इन्होंने बताया। किस बुक में कहा ये सर? ये कहा इन्होंने आर्कटिक होम इन द वेदाज, यानी कि आर्कटिक है होम
यानी कि घर किसका, वेदों का। तो आर्कटिक होम इन द वेदाज, ये इन्होंने कहा वेद आर्कटिक क्षेत्र में रचे गए हैं। कहाँ रचे गए हैं, आर्कटिक क्षेत्र में रचे गए हैं, यानी कि उत्तर ध्रुव में। तो एक क्वेश्चन आता है कि ध्रुव नक्षत्र के आधार पर किसने वेदों के काल का निर्धारण किया था, याद आ रहा, कुछ पढ़ा है कभी जीवन में, पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, जैकोबी ध्रुव तारे के आधार पर, ठीक है, जैकोबी ने बताया था, तो याद रखिएगा। अभी आगे क्वेश्चन डिस्कशन, या अब क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, आप बार बार इन्हीं को रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, यही क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। जेल में इन्होंने एक ग्रंथ का नाम लिखा, तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि जेल में इन्होंने कौन सी ग्रंथ लिखा है। ऐसा क्यों पूछ सकता है सर, ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछेगा, इसलिए पूछेगा मेरे भाई क्योंकि बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ा परिचय तो पढ़ोगे ना जीवन में, इसलिए मैंने बताया कि आंदोलनकर्ता थे, ये गर्म दल से संबंधित थे, नेता थे, इनका ऐतिहासिक योगदान बहुत बड़ा रहा है। जेल में इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा है जिसका नाम है गीता रहस्य, यूपीएससी में एक बार पूछा गया था। जेल में कौन सा ग्रंथ लिखा, तो गीता रहस्य लिखा इन्होंने। और गीता रहस्य में एक श्लोक बात कही इन्होंने कि जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये जो श्लोक है इसके जो 4 पाद हैं, क्योंकि जो अनुष्टुप में है, तो ये जो गीता का जो ये श्लोक है, कह रहे इसे इन्होंने कर्मयोग की चतुसूत्री भी कहा, कि कर्म योग का चतुसूत्री है, 4 सूत्र हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये वाली बात। चलिए आगे भी श्लोक है, माँ कर्म फल हेतु माते संकोच तो कर्मणि, ठीक है, ये श्लोक है कंप्लीट, इन 4 को कहा। तो ये वाली बात है, याद रखना है। औरायन ग्रंथ किसका है, बाल गंगाधर तिलक का है। आर्कटिक होम इन द वेदास किसका है, इनका है। ज्योतिष गणना के आधार पर इन्होंने बताया है, ज्योतिष गणना का आधार पर किस ग्रंथ में बताया है, तो औरायन में बताया है। वेदों का समय क्या है, 6000 ईसा पूर्व, ये बताया है, ठीक है। और इनसे पूछेगा कि जेल में कौन सा ग्रंथ लिखा, तो गीता रहस्य लिखा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि ये क्या है, तो ये इनका बाल गंगाधर तिलक का एक कथन था। अब अदिति काल, मृगशिरा काल और कृतिका काल और सूत्र काल के आधार पर वाचन किसने किया है, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया है। अमृतसूत्रक याद रखना कि सूत्र ग्रंथ सबसे लास्ट में लिखे गए। गद्य पद्य भाग का विकास अदिति काल में किया गया, सबसे पहले गद्य पद्य भाग का विकास किया गया, फिर उन ऋग्वेद के सूक्त बनाए गए और फिर वेदों की संकलन किया गया। ये क्रम रहा। कैसे याद रखोगे, 4000 से 6000, 6000 से 4000, 4000 से 2500, 2500 से 1400, 1400 से 500, इस तरीके से। बसंत संताप का संबंध किससे है, बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि इन्होंने बसंत संताप या वरनल इक्विनॉक्स के आधार पर ही बताया है। तो ये क्वेश्चन बनेंगे, यही इनका है। इनका समय क्या है, तो देख लीजिए 1856 से 1920 तक ये का इनका समय है। तो ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ये आपके सिलेबस में लगा है और ये आप नोट्स बना लीजिएगा। स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं और नोट्स ही मिल जाएगा, तो क्या ही है। और ये हैंड रिटन लिखना है भाई, हैंड रिटन का कोई तोड़ नहीं है, तो लिखना ही पड़ेगा। चलिए अब एम विंटरनित्ज के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं। एम विंटरनित्ज क्या है, मैं क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ क्योंकि आपके जब पेपर में क्वेश्चन आना है तो वही बताऊँगा। एम विंटरनित्ज, बातें ज़्यादा तो नहीं हो गई, कम कर दूंगा। अभी 2-4 दिन तक आपको थोड़ा सा क्वेश्चनों के पैटर्न के लिए ज़्यादा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन का पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना है, फिर बातें और भी कम कर दूंगा। एम विंटरनित्ज का आधार पता है क्या था, मित्तानी अभिलेख था भाई। और ये पता है समय क्या बता रहे थे, वही पहले बता दिया, 2500 से 500 ईसा पूर्व। तो मैंने 2500 से 4500 किसका बताया था, जैकोबी का। कोई पूछ तो ले आपसे, एक बार में याद हो गया आपको भाई। 2500 से 4500 या 4500 से 2500 किसका है, जैकोबी का। 2500 से 500 किसका है सर, एम विंटरनित्ज का। फिर सर वेबर का क्या है, 1200 से 1500। मैक्समूलर का 1200। बाल गंगाधर तिलक का 6000। सभी का याद हो गया ना, जो सिलेबस में है हो जाएगा याद। ऑस्ट्रिया के थे ये एम विंटरनित्ज ऑस्ट्रिया का था, बाकी वो सब जर्मन के थे। कौन, मैक्समूलर, वेबर, जैकोबी। विंटरनित्ज ऑस्ट्रिया के थे। इनका जन्म समय 1863 से 1937 था, यानी कि 1863 में के समय ये आए थे, पैदा हुए थे। यही एकमात्र विद्वान, इसने कहा भैया वेदों को इसने अपौरुषीय मानने से इनकार कर दिया। अपौरुषीय का मतलब होता है बिना पुरुष के द्वारा लिखा गया, यानी कि मनुष्यों ने नहीं लिखे हैं, ऐसा जो मानता है उसे कहते हैं वेद अपौरुषीय हैं। तो ये ऐसा मानता है कि भाई लिखा है तो किसी पुरुष ने ही लिखा होगा, बिना पुरुष ने नहीं लिखा,
ऐसा इसका कहना है एम इंटरनेट्स का कि यह वेद अपौरुषीय नहीं मानता है। ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि वेदों को अपौरुषीय कौन नहीं मानता है, तो इंटरनेट्स नहीं मानता है। ठीक है, इसकी भाई बुक बहुत खतरनाक है ना, नाम का नाम ऐसे ही है। पहली बात तो इसने लिखा है गोसी गोसी चिचते, अब ये नाम थोड़ा सा वैसे ही है, तो गोसी चिचते इतना ही याद रखोगे तो याद हो जाएगा। गेसी चितसे, इंग्लिश भी देख लेना क्योंकि इंग्लिश भी दे दे। गेसी चितसे, चिचते है ना, दो चाहे चिचते, तो चिचते ही याद रखो, क्या ही गेसी मेसी रखोगे, क्या ही लग गया उठ फटांग। चलिए मजाक कर रहा हूँ, सही लिखा वो तो, चूंकि अपन ही नहीं ये सब पढ़ते हैं। चिचते, चिचते मिचते डेर मेरे कौन लिखा है, तो ये गेसी चिचते ऐसा याद रखना, गेसी चिचते है ना, गेस चिचते हो जाएगा, गेस चिचते हो जाएगा है ना, गेस, हाँ गेस चिचते चिचते, बस इतना याद रखना। ये किसका किताब है, इन्हीं का है, किसका, विंटरनेट्स का। एक किताब आपको किताब हम बहुत कम जगह मिलेगी, ये किताब का नाम बहुत खोजने पर मिला मुझे इसकी किताब का नाम। चलिए इन्होंने बताया ये किस आधार पर, तो मित्तानी अभिलेख, एक अभी शिलालेख मित्तानी शिलालेख, उस मित्तानी शिलालेख के आधार पर विंटरनेट्स ने बताया, ये बताया। ठीक है, अब ये हो गया। अब एक है, तो ये आपने देख लिया, इनकी किताब का नाम याद रखना, मित्तानी अभिलेख के आधार पर बताया, विंटरनेट्स ने बताया, समय क्या रहा 2500 से 500 ईसा पूर्व बताया, आधार मित्तानी अभिलेख है इनका, ध्यान रखिएगा। अब भारतीय परंपरागत विचारक रहे, भारतीय परंपरागत विचारक रहे, भारतीयों का याद रखना है। अब ये यहां से क्वेश्चन फिर बनेगा, बना है क्वेश्चन इसलिए फिर बता रहा हूं। देखो मीमांसा दर्शन या जैमिनी, मीमांसा दर्शन के विद्वान जैमिनी हैं, मीमांसा सूत्र के प्रणेता जैमिनी ही हैं। ठीक है, तो जैमिनी ने वेदों को अपौरुषीय माना है। अपौरुषीयम वाक्यम वेदः शब्द का उल्लेख करके ये कहते हैं कि जो अपौरुषीय वाक्य हैं वही वेद हैं, यानी कि जो मनुष्य के द्वारा नहीं लिखे गए हैं वो। तो अपौरुषीय वाक्यम वेदः, ये किसका कथन है, ये जैमिनी का कथन है या मीमांसा दर्शन का कथन है। तो पहली बात तो ये कथन पूछा जा सकता है। दूसरी बात ये पूछा जा सकता है कि वेदों को अपौरुषीय किसने माना, ये पूछा गया है पहले ही। तो यदि विकल्प दयानंद जैमिनी हो तो जैमिनी लगाइएगा, और यदि विकल्प जैमिनी नहीं है, दयानंद सरस्वती है, तो दयानंद सरस्वती लगाइएगा। क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया यूजीसी में 2016 में कि वेद को अपौरुषीय किसने माना, और उसका आंसर यूपीएससी ने माना है दयानंद सरस्वती ने। क्यों? क्योंकि वहां पर जैमिनी का नाम ही नहीं था। तो जो जैमिनी मानते हैं अपौरुषीय, वही दयानंद भी अपौरुषीय मानते हैं। अब क्वेश्चन जो पूछे आपसे वो आप उसका उत्तर लगाइएगा। एक बात और पूछा 2017 में एक क्वेश्चन, इन्होंने न केवल अपौरुषीय कहा बुद्ध को, यह कहा कि जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है तभी वेदों का निर्माण हुआ है। तो यह भी क्वेश्चन बना कि सृष्टि के आरंभ से कौन मानता है ना। शिष्टाद्या ऐसा बनेगा, सृष्टि आदि को करके शिष्टाद्या कर देंगे कि शिष्टाद्या किसने वेदों के काल को स्वीकार किया सृष्टि की आदि में। ये जनवरी 2017 का क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन लगवाऊंगा तो वहां ये आपको मिलेगा। तो दयानंद सरस्वती ने माना, तो दयानंद सरस्वती ने अपौरुषीय भी माना है और सृष्टि के आरंभ से भी माना है। तो जो विकल्प रहेगा वो आप सही कर देना। मीमांसा दर्शन में मीमांसा दर्शन या जैमिनी ने अपौरुषीय वाक्य वेदा कह के वेद को माना है। एक पाराशर संहिता में श्लोक आता है, पाराशर संहिता में श्लोक आता है, उसमें कहा गया है न कश्चित वेद कर्ता अस्ति, वेद का कर्ता कोई नहीं है। वेद स्मृता चतुर्मुखा, वेद को जानने स्मरण करने वाले चतुर्मुख है। चतुर्मुखा मतलब आप जानते हैं ब्रह्मा, कि वेद स्मृता चतुर्मुखा ब्रह्माद्या ऋषिया सर्वे स्मारका नतुकारका, यानी कुल मिलाकर के वेदों का करने वाला कोई नहीं है। चतुर्मुख वाले जो ब्रह्मा है उन्होंने वेदों को इनको बोला है, और ब्रह्माद्या ऋषिया सर्वे, और ब्रह्म से सभी ऋषियों के पास प्राप्त हुआ है। और स्मरण नतुकारका, स्मारका
न तो कारकाः, और स्मरण के माध्यम से ये चलता आ रहा है। इस तरीके से ये बताया गया है। कुल मिलाकर के इस कथन का भी सार संहिता के कथन का भी यही अभिप्राय है कि भाई वेद का लिखने वाला कोई नहीं है। तो भारतीय परंपरागत विचारों का यही मानना है कि वेद अपौरुषीय हैं, सृष्टि के आदि से हैं, जिसमें दो लोगों का बार बार पूछा जाता है कि जैमिनी भी अपौरुषीय मानते हैं, दयानंद भी अपौरुषीय और सृष्टि के आरंभ से वेदों को मानते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। एक ये कोटेशन भी पूछी जा सकती है, क्योंकि इस बार पूछा गया था, जो मैंने यहाँ लिखा तो वही पूछ लिया उसने कि आरण्यकंच वेदेभ्य औषधिभ्यो अमृतम में था। ये कहाँ का है? तो ये महाभारत का था, सभी को पता है। ठीक है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने पूछा। ऐसे एक बार पूछा था, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार, ये सब आगे पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन ये आप यही याद रखना, ना कश्चित वेद कर्तास्ति वेद स्मरता चतुर्मुखा ब्रह्मद्या रसिया सर्वे स्मारकांतकार कहा। ये पाराशर संहिता का है। ठीक है, ये इग्नू इत्यादि के मटेरियल में ये सब उल्लेख आया था, वहीं से मैंने लिख दिया था। तो ये याद रखना है। अब यही है, देखो और सब सामान्य चीज़ें तो हर गाइड में मिलेंगी, लेकिन किताबों के नाम मैंने स्पेशल आपके लिए यहाँ कर दिए हैं। जे आप कोई भी गाइड बुक पढ़ लीजिएगा, ये किताब का नाम नहीं मिलेगा आपको, खोज लीजिए आप। गीता रहस्य का नाम नहीं लिखेंगे किताब वाले कि गीता रहस्य जेल में लिखा था उन्होंने, तो किताबों के नाम वो लोग नहीं लिखेंगे इस तरीके से। तो मैंने कोशिश किया है कि अधिकांशतः जो इंपॉर्टेंट है वो दिया जाए आपको। तो कोटेशन पूछ लेगा कहाँ कहा गया है, ना कश्चित वेद कर्तास्ति वेद स्मरता चतुर्मुखा, तो आपको याद रखना है पाराशर संहिता में ऐसा कहा गया है। ठीक है, ये आपका। और भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र है, ये अपने पास सदैव बना के रखो, हाथ में रखो भाई, इसको ऐसे हवा करते रहो अपना। 5-6 सिलेबस में, तो यूपीएससी के तो मैं 7-8 सिलेबस निकलवाया, इसका 2-3 सिलेबस निकलवा के रखा हूँ। जब एक में कंटेंट हो जाता है फुल, तो दूसरे उठा करके उसमें लिखना स्टार्ट कर दे रहा हूँ, मतलब लिखूंगा वहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। एक और इनका नाम है, चूंकि ये अतिशयोक्ति में कुछ ज़्यादा ही बोल दिए, हालांकि मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा अतिशयोक्ति में ज़्यादा बोल दिए। ये बोल दिए 3 लाख वर्ष पूर्व। 3 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य नहीं हुआ था, तो 3 लाख वर्ष पूर्व कहते हैं वेदों का काल, और ये भी ज्योतिष के आधार पर कहते हैं। दीनानाथ शास्त्री चुलेट इनका नाम है। तो दीनानाथ शास्त्री 3 लाख वर्ष पूर्व कहते हैं वेदों को, 3 लाख वर्ष पूर्व। किसके आधार पर कहते हैं? तो ज्योतिष के आधार पर कहते हैं, और इनका भी समय याद रखना है। तो इस तरीके से दीनानाथ शास्त्री का भी याद रखना है। ये दीनानाथ शास्त्री क्या हो गया। यहीं तक आपकी फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट थी जो मुझे पढ़ानी थी आपको, वैदिक साहित्य में जो आपका पहला था उसको हम दिखा देते हैं आपको एक बार। अभी आपसे थोड़ी सी बात करूंगा तो भाग मत जाइएगा कट करके क्लास। ठीक है, देखो यहाँ आपका सिलेबस था मैंने बताया था फर्स्ट यूनिट जो है आपकी, उसमें 1 2 3 4 5 6 सब टॉपिक्स है, जिसमें से एक लेक्चर में एक हो गया। इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आपको 1-1.5 घंटे की क्लास दूं, 1.5 घंटे की कम से कम क्लास दूं, उसमें आपका सिलेबस कवर कराऊं। मैं बातें करने नहीं आया हूं। देखो अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग बताइए, यही सिलेबस पर लिख लीजिएगा आप अपने। 1 मिनट मेरे भाई। ठीक है, वेदों के मैक्स मूलर ने क्या माना, किस आधार पर माना, बोलो मैक्स मूलर ने क्या माना, बताइए। पढ़ लिया आपने क्लास, अब क्लास के बाद बताओ मैक्स मूलर ने समय क्या माना है। तो 1200 माना है सर, 1200 ईसा पूर्व माना है। अच्छा, तो क्या माना है चारों का समय बता दीजिए। 1200 से 1000, 1000 से 800, 800 से 600, 600 से 400 ये माना है। क्या बुक थी इनकी? एंशियंट संस्कृत लिटरेचर, जर्मन वर्कशॉप और एक सीक्रेट, इस तरीके से थे सेक्रेट वगैरह। ये हो गया मैक्स मूलर का। इन्होंने 4 आधार पर बताया, तो बता दीजिए, है ना। 4 आधार पर, छंदकाल, मंत्रकाल, छम्रा सूत्र, छम्रा सूत्र, छम्रा सूत्र, छम्रा सूत्र, छम्रा सूत्र, छंदकाल, मंत्रकाल, ब्राह्मणकाल, सूत्रकाल, ये चारों का समय हो गया। चारों काल क्रम से बताया, तो चारों काल पूछा जा सकता है, किताबें हमने आपको बताई दी। और मैक्स मूलर का क्या पूछा जाएगा बताइए। मैक्स मूलर ने किस आधार पर बताया? बुद्ध के आधार पर बताया। ठीक है, अब ये वेबर ने क्या बताया? 1200 से 1500, क्या बताया? 1200 से 1500 ईसा पूर्व बताया। किताब क्या था भाई? इंडियन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर था इनका, है ना। ये इनका बुक का नाम था। जैकोबी का क्या है, किस आधार पर बताया? ध्रुवम पश्च के आधार पर, ध्रुव तारे के आधार पर, ध्रुवम पश्च के आधार पर, ध्रुव तारे के आधार पर। देखो आपके सामने लाइव पढ़ा रहा हूँ, लाइव जैसा क्या रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ। ध्रुवम पश्च के आधार पर बताया। पढ़ के आना पड़ता है, टीचर को रट के आना चाहिए, चीज़ों को याद करके आना चाहिए। टीचर पढ़ के आएगा तब तो आपको पढ़ाएगा। तो ध्रुवम पश्च यानी कि विवाह में ध्रुव विधि जो होती है उसके आधार पर बताया। किसने बताया? जैकोबी ने बताया। कब बनाया भाई? सर्वे के आधार बताया। तो इन्होंने बताया 4500 से 500, 4500 से 2500। रिवीजन करवा रहा हूं। बाल गंगाधर तिलक के ग्रंथों के नाम बताइए। और आयन,
ओरायन। द आर्किट ऑफ वेदाज, तो आर्किट वाला याद रखना है ना, द आर्किटेक्ट होम इन द वेदाज, ये बताया। एक और ग्रंथ था गीता रहस्य, ये 3 ग्रंथ बताए मैंने, ठीक है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसका कथन है, बाल गंगाधर तिलक का है। इन्होंने कितने कालों में बांटा, तो अमृग कृषु, अमृग कृषु क्या बताया मैंने, अमृग कृषु। अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और सूत्र काल, ये बताया। अच्छा इसका समय क्या बताया, समय याद रखना, आपको बताया था मैंने 6000 से, बोलो आगे बोलते जाओ, 6000 से 4000। आप लोग बोलते जाना क्लास में है ना, बोलते जाना। देखो बतना ये पेन ऐसे फेंक के मार दूंगा, ब्रह्मास्त्र ही मारा कपि मन के। चलिए आगे मजाक कर रहा हूँ, या तो बुरा मत मानना, आप लोग सब मेरे मित्र हैं है ना, और सहयोगी हैं, सहपाठी हैं है ना, दोस्त हैं अब हम लोग, और मैं टीचर वीचर बिल्कुल भी नहीं हूँ है ना। तो 6000 से 4000 ये हो गया। मेरी आदत है ऐसी मजाक करके पढ़ाने की, क्योंकि बोरिंग में नहीं पढ़ा पाता हूँ भाई, मेरा हॉबी है पढ़ाना, तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा। 6000 से 4000, 4000 से अच्छा 4000 से 2500 है भाई, ठीक है 2500 है। और फिर 2500 से क्या है सर, 2500 से आप बता दो भाई, मुझे नहीं है पता। 2500 से 1400 लग रहा है मुझे, 1400 से फिर क्या लग रहा है, 500 लग रहा है मुझे, और यही इनका है। इस बार ये पूछा गया था 25, ये क्या है, कृतिका काल है भाई। आप इस तरीके से रट जाओगे, बार बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा। ये चारों का समय बताया इन्होंने। अमृग कृषु याद रखना, बाल गंगाधर। एम विंटरनेस ये भैया अलग ही था, ये अलग ही था। इसकी वो चिचते मिचते रचना थी। ये चिचते मिचते कौन लिखा है भाई, यही लिखा है ना, ये चिचते मिचते रचना लिख दिया था। और भाई ये क्या बोल रहा था, ये भैया कोई अलग अलग ही जगह का आ गया था, ये जर्मन का नहीं था, ये था ऑस्ट्रिया का। कहाँ तक का था भाई, ये भाई ऑस्ट्रिया का था। इन्होंने समय क्या बता दिया, तो इन्होंने समय बता दिया था एम विंटरनेस से, अब मैं भूल गया, आप बताओ क्या बताया था, बोलो। एम विंटरनेस ने समय क्या बताया था, इन्होंने बताया था मेरे भाई 500 से 2500, यही बताया था ना, एक बार देख लो। मुझे भी अब देखो इतने जल्दी भी कन्फ्यूज हो सकता है, यही बताया था जहाँ तक, एक बार चेक करके बता देते हैं, फैक्ट तथ्य की बात है। हाँ चलिए यही बताया था, ठीक है 2500 से, ठीक है ठीक। आगे चलते हैं। आप लोग बताइएगा कैसा लगा पढ़ाना, और आप लोगों को क्या लगा, आपको याद हुआ, कंटेंट नहीं हुआ, आपको जो पढ़ाया याद हुआ। अब आप इसको एक बार हैंड रिटन लिख लेंगे तो आपको एक बार में याद हो जाएगा चीज़ें, और आपका हो जाएगा काम। भारतीय परंपरागत विचार में तीन लोगों को देखा अपन ने। सबसे पहले देखा भाई जैमिनी जी को। जैमिनी कह रहे हैं अपौरुषेयम वाक्यम वेदा मीमांसा दर्शन वाले हैं। अपौरुषेयम वाक्यम वेदा किसी ने नहीं लिखा है ना। पारसंहिता में ना कश्चित कश्चित धर्मो है ना कश्चित कश्चित वरु, ऐसा कुछ था ना, हालांकि ये नहीं था, ये दूसरा था कि ना कश्चित वेद करता रहा, कि वेद का करने वाला कोई नहीं है, ब्रह्मा ने वेद को बताया, ऋषि आदि, इस तरीके से याद रखना। पारा संहिता में ऐसा कहा गया है। अब इतना याद रखोगे, 4-5 बार पढ़ोगे वो याद हो जाएगा आपको। जैमिनी के बाद मैंने क्या बताया था, दयानंद सरस्वती बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा 2 आधार बताए, सृष्टि का आदिकाल और एक बताया अपौरुषीय, ये 2 बातें इन्होंने कहा, ठीक है। इसके बाद आया दीनानाथ शास्त्री, ये कहते हैं दीनानाथ शास्त्री चुलेट, इन्होंने बताया त्रिलक्ष शतम पूर्व, 3 लाख वर्ष पूर्व, त्रिलक्ष शतम, ये शब्द याद रखना, त्रिलक्ष शतम ये बताया। तो बस हमने आपको रिवीजन भी करवा दिया लास्ट 5 मिनट में। तो जो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा, और ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर दिया। अगली क्लास में, कल की क्लास में संहिता साहित्य को आरंभ किया जाएगा, बताया जाएगा कि संहिता क्या है। संहिता के आधार पर आपको ये भी बताया जाएगा, आगे दिखा देता हूँ थोड़ा सा, कि रुचि हो जाए आपकी कि कल क्लास लेना है, और सर कैसा पढ़ा रहे हैं ये आप लोग बताना। दूसरा ये कि आपको मज़ा आ रहा है, आप लिख पा रहे हैं, आप पढ़ पा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, आपको याद कंटेंट हो पा रहा है। कल फर्स्ट पेपर की यूनिट 2 बताऊंगा, और ये सब ना मैं सभी जगह का सारभूत ला रहा हूँ। बस आप ये रटेंगे तो आपकी 70% से 80% क्वेश्चन है, मतलब 100 में से 70 से 80 क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से होंगे। और यदि इतने आपने कर लिए, ये सरल वाले बता रहा हूँ, इनको यदि आपने ठीक से बिना गलती किए हुए कर लिया, और बाकी जो 20 क्वेश्चन रहे उनमें यदि आपने तुक्का भी मार दिया, तो 5 क्वेश्चन यदि यहाँ से सही हो गए, और 80 में से यदि आप 70 यहाँ ला लिए, तो 75-80 नंबर के करीब यदि आपका सेकंड पेपर में मर रहा है। और फर्स्ट पेपर में 30 सोच के चलना, सभी लोग मेहनत करना फर्स्ट पेपर में, केवल सेकंड पेपर के आधार पर कभी नहीं होने वाला है आपका JRF तो ग्रोपर नेट हो भी सकता है। तो फर्स्ट पेपर भी तैयार आपको करवाऊंगा, मैं भी पढ़ाऊंगा फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर में मेरा काफ़ी अच्छा है, ठीक है।
तो ये संहिता साहित्य के बारे में पढ़ाऊंगा, भारतीय आपको ये भी बता दूंगा, आधुनिक तुलना करते हुए पढ़ाऊंगा। तो ये वेद क्या है, वेद के बारे में किसने क्या क्या कहा, ये बार बार आता है। जैसे इस बार ये आया था, देखो, आरण्यकंच वेदेभ्य औषधिभ्यो अमृतम तथा, है ना, इष्ट प्राप्ति अरिष्ट परिहार्यो हो यो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति सा वेदा, ही सायण का कथन है, सायण का कथन आया था, ये भी एक बार आया था, ठीक है। तो ये इसमें लिखा है। तो इस तरीके से वेदों के बारे में क्या कहा है यहाँ से करते हुए कल आपको ये सभी चीज़ें पढ़ाऊंगा कि प्रकृति और विकृति पाठ क्या है। ये विकृति पाठ 2015 में आया था, कितना होता है, ये इसी बार आया, 2000 जून में भी आया था 2024, और अगस्त में भी आया, ये यहीं से क्वेश्चन आया। तो कुल मिलाकर के सब क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, यहीं से आएंगे। आपको देखो हर जगह मैंने ये सब बता रखा कि ये पूछा गया था कि नवदा अथर्वणो वेदाः, ये किसके संदर्भ में है, तो 2015 यूजीसी के बारे में। तो सब कुछ आपको यहाँ पढ़ाऊंगा और ये कंटेंट आपको प्रोवाइड करते जाऊंगा। ये कंटेंट आपको ऐप में मिलेगा इसलिए, और यदि आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करना बंधुओं, और शेयर करना, यही आपसे आग्रह है कि चूंकि मैं आप लोगों से पैसे नहीं ले रहा हूँ तो कम से कम मुझे यूट्यूब तो पैसे देगा, ठीक है, फीस नहीं ले रहा हूँ, यूट्यूब देगा मुझे, और आपसे लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ फ्री पढ़ाऊंगा, बस फ्री अच्छे से प्यार से पढ़िए, और पैसे तो आ ही जाएंगे कहीं ना कहीं से, ठीक है, ध्यान रखिए। ओके मित्रों, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग कल मिलेंगे और वैदिक साहित्य के साथ नई यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये वाली अपनी यूनिट वैदिक साहित्य के साथ स्टार्ट कर देंगे, फर्स्ट की सेकंड, ठीक है। और अगली 4 यूनिट में वैदिक साहित्य भी हो जाएगा, क्योंकि इससे हर बार 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। वेदों के काल से तो एक ही क्वेश्चन आता है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। और कंप्लीट वैदिक साहित्य से आपको मैंने बताया 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं यूजीसी में। तो आप अगले 10 क्लास मेरी यदि ठीक से पढ़ लिए तो आप 10 से 15 यूजीसी में क्वेश्चन नंबर लाने लायक हो जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि जिस आधार पर आप ये करेंगे उतनी नजर से मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा कि चलो आप लोग पसंद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ओके मित्रों, धन्यवाद। ये कोचिंग वाले भी आपको मुझसे अच्छी क्वालिटी नहीं देंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि देंगे तो आप पैसे एक बार दे करके पहले 5 दिन जमा करके पढ़ लीजिए और फिर मेरा पढ़ा लें, ठीक है। ओके मित्रों, धन्यवाद, कल मिलते हैं।